बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल जो बिखरूं मैं सहारा तो अज कलम मीरा हयात की किस नंबर 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मौसम शाम से अबर आलूद था। काली घटाएं और स्याह बादल आसमान पर मंडला रहे थे। मिशाल ने रात होने से पहले ही घर के सारे तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी, क्योंकि तेज हवा से बजती खिड़कियां अजीब सा शोर बर्पा कर रही थी। आतिशदान में आग जलाकर वो पास ही चेयर पर बैठ गई और हाथ में पकड़ा नावल पढ़ने लगी। वो फरागत में नावल पढ़ने की आदी थी। सर पर हमेशा की तरह स्कार्फ लिपटा हुआ था। लॉन्ग स्कर्ट जो टखनों तक आ रही थी वो बड़े तरीके से सिमट कर बैठी हुई थी। इसे कुछ बोरियत का एहसास हुआ तो वो गर्म शाल लपेटकर कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे के साथ मुड़ती दीवार के साथ चलते हुए वो पूल वाली साइड पर आ गई। पूल की एक तरफ बनी ग्लास वॉल से लॉन का मंजर बड़ा दिलफरेब लग रहा था। स्याह रात भी बरसती तेज बारिश और जड़ों को हिलाकर रख देने वाली हवा से दरख्तों के पत्ते लहलहा रहे थे। जाने क्यों इसे रात की बारिश अच्छी लगती थी। ग्लास वॉल के करीब आते हुए इसने वॉल पर हाथ रखा। जो ठंडी बर्फ हो रही थी वो खोई खोई सी बारिश की रफ्तार देख रही थी जब अचानक खटके का एहसास हुआ। वो पलटी थी और पूरे लाउंज में निगाह डाली थी। वहां कोई नहीं था। मिशाल चलते हुए वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी। दफतन एक बार फिर शोर सा उठा था, जैसे कोई गुलदान टूटा हो। गौर करने पर उसे अंदाजा हुआ कि यह आवाज़ जावियार बेग के कमरे से आ रही है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो इसकी तरफ बढ़ी थी। इसका इरादा जावियार के कमरे में जाने का नहीं था। सो दबे कदम रखती वो दरवाजे के पास आई, जो पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। मिशाल ने जरा सी गर्दन अंदर की और पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। वो सोफे के साथ टेक लगाए जमीन पर बैठा हुआ था। बेड के पास गुलदान टूटा पड़ा था। मिशाल फौरन पलट जाना चाहती थी। दफतन इसकी नज़र जावियार के सामने टेबल पर पड़े ऐश ट्रे पर पड़ी। जले बुझे सिगरेट के टूटे टुकड़े। मिशाल की आंखें पूरी खुली थी। वो निढाल सा सोफे से टेक लगाया, हथेली को नोक के करीब किए जैसे कुछ सूंघ रहा था। मिशाल का दिल एक पल को धड़क उठा था। अध खुली सुर्ख आंखें छत पर टिकाए हुए वो अपने काम में मसरूफ था। मिशाल की धड़कनें तेज होने लगी। वो ड्रग्स ले रहा था सोच कर ही मिशाल की हालत खराब होने लगी। तभी जावियार की नज़र अंदर झांकती मिशाल पर पड़ी। नज़रों का तसादम होने पर मिशाल का दिल खौफ के मारे रुक गया था। वो फौरन पलटी थी और अपने कमरे की तरफ दौड़ी थी। अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक्ड करके वो बेड पर आ बैठी थी। हाथ पांव बाकायदा कांप रहे थे। जावियार बैग उसे देख चुका था। अब इसका क्या हशर हो करेगा सोच कर ही इसकी हालत खराब हो रही थी। वो इस पल को कोस रही थी जब इसने कमरे से बाहर जाने का सोचा था। काफ़ी देर तक वो अपने दरवाजे पर दस्तक की मुंतजिर रही, मगर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो कुछ पुरसकून हो गई। रात की आखिरी पहर नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई थी। रात देर तक सोने के बायस वो सुबह अपने वक्त पर नहीं उठ सकी थी। कंबल में घुसी आराम से सो रही थी जब उसे कमरे में सूरज की शुआओं की मौजूदगी के साथ साथ अपने कमरे में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। मिशाल ने बोझल होती आंखें खोल कर कमरे में मौजूद मजीद अफराद को पहचानने की कोशिश की। उसे अपने बेड के पास खड़े जावियार बेग को पहचानने में ज़्यादा देर वक्त नहीं लगा था। जो चेहरे पर खबासत लिए उसे ही देख रहा था, जबकि जावियार से ज़रा फासले पर अरशद बेग ऊंची आवाज़ में इसकी माँ पर गरज रहे थे, जो इसके सामने निगाह झुकाए रो रही थी। मिशाल ने उठकर बैठते हुए सूरत हाल को समझने की कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इसका कोई रिश्ता ढूंढो और इसे चलता करो हमारे घर से, मगर तुम दोनों माँ बेटी मुझे बर्बाद किए बगैर मेरी जान नहीं छोड़ोगी। वो ऊंची आवाज़ में धाड़ रहे थे। मिशाल फौरन बेड से उतरी और फरिया बेगम के पास आई। क्या हुआ मामा? बाबा क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उनके कंधे पर हाथ रखकर मिशाल ने घबराहट में पूछा। फरिया बेगम ने जख्मी निगाहों से इसकी जानिब देखा। मिशाल ने तड़प कर अरशद बेग की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। दफ्तर मिशाल की निगाह अपने बेड के साइड टेबल पर पड़ी। उसकी सिगरेट के वही टुकड़े थे जो इसने रात जावियार के कमरे में देखे थे, बल्कि नहीं, वो वही एशट्रे थी जो इसने जावियार के बेडरूम में देखी थी। इसमें मजीद एक चीज़ का इजाफा हुआ था और वो चीज़ कुछ और नहीं सफ़ेद पाउडर था, जो कुछ पैकेट्स में बंद था और कुछ ट्रे में बिखरा हुआ था। ये ट्रे तुम्हारे रूम में क्या कर रही है मिशाल? मिशाल जो आंखें पाड़े सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी, फरिया बेगम के सर्द लहजे में पूछे गए सवाल पर हक्का बक्का रह गई। उसने फरिया बेगम की जानिब देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मामा, ये मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती ये सब यहाँ कैसे आई। ये तो ट्रे कल जावी भाई
इसकी बात जावियार ने काट दी थी। हाँ जावियार भाई, ये ट्रिक कल जावियार भाई ने खुद तुम्हें इस बेड के नीचे छुपाते हुए देखा। मैं तो कल रात ही तुम्हें ये गलत हरकत करते हुए देख लिया था, मगर उस वक्त बाबा को इसलिए नहीं बताया कि मेरे बाबा की नींद खराब हो जाती। सच सच बताओ, कब से ले रही हो ड्रग्स? आंखों में चमक लिए वो इस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था, बाबा ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने खुद कल जावियार भाई को ड्रग्स लेते हुए देखा था। नशे में ये अपना रूम लॉक करना भूल गए थे शायद। मैंने खुद इन्हें अपनी आंखों से ड्रग्स लेते हुए देखा है, मेरा यकीन करें। मिशाल ने अरशद बेग की तरफ देखते हुए सफाई दी। इसका नन्हा सा दिल जावियार का पोल खोलते हुए कांप रहा था, मगर सच बोलना जरूरी था, वरना वो तो उल्टा ही उसी पर इल्जाम लगा रहे थे। बकवास बंद करो अपनी। अपना किया मेरे बेटे पर थोप रही हो? वो गुस्से से उसी पर चिल्लाए थे। मिशाल का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो क्यों भूल गई थी कि वो जावियार के बाबा हैं? वो उसी का यकीन करेंगे। मिशाल ने भीगी आंखों से जावियार की तरफ देखा, जिसकी होंठों पर मकरू मुस्कुराहट थी। जावी भाई, आप क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप जानते हैं ना कि सच क्या है? प्लीज़ मामा पापा को सच बता दें। वो रोते हुए जावियार से दरख्वास्त कर रही थी। सच यही है जो मामा पापा ने अपनी आंखों से देखा है मिशाल, और कल रात नशे में मैं नहीं तुम थी, तभी तो तुम अपना रूम लॉक करना भूल गई, और नतीजतन हम तीनों यहाँ तुम्हारे कमरे में मौजूद हैं। तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा सुबह खुला हुआ था। इसकी पानी भरी आंखों में झांकता वो सफाकियत से कह रहा था, आंखों में शैतानी चमक थी, जैसे कह रहा हो, बताओ कैसा लगा सरप्राइज? मिशाल बेबसी होने लगी। वो पलटते हुए साकित खड़ी फरिया बेगम के पास आई। मामा प्लीज़ आप तो मेरा यकीन करें, जावी भाई झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रग्स मेरे नहीं है। फरिया बेगम का हाथ थामते हुए वो गड़गड़ाई थी। इन्होंने सख्ती से इसके हाथ को झटक दिया। मत कहो मुझे अपनी माँ, जलीलो ख्वार करके रख दिया है तुमने मुझे। जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम पैदा हुई थी। इससे तो अच्छा था मिशाल कि तुम पैदा होते ही मर गई होती। थका टूटा लहजा, भीगी आवाज़ बोलती हुई वो मिशाल को बेजान कर गई थी। अरशद बेग नकुवत से सर झटकते वहां से निकलते चले गए। जावियार ने एक पुरस्कून तमानियत भरी निगाह दोनों माँ बेटी के रोते चेहरे पर डाली और खुद भी वहां से चला गया। मिशाल क्यों, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? वो उससे बुरी तरह झंझोड़ रही थी, जबकि लबों पर कफल डाले चुपचाप आंसू बहा रही थी। चोट जिनकी नजर नहीं आती, कितने गहरे वो वार होते हैं। फुल ब्लैक सूट पहने वो आज ज़गीम अजलाल के साथ मैचिंग करने का पूरा इरादा कर चुकी थी। ब्लैक नेट का दुपट्टा शानों पर फैलाकर अब वो कानों में ब्लैक टॉप्स पहन रही थी। इसकी सुर्ख सफ़ेद शहाबी रंगत पर वो सूट खूब खिल रहा था। बेड पर पड़ा काउच हाथ में पकड़कर इसने बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी, क्योंकि इससे पहले ही मलिहा 2 बार बुलाने आ चुकी थी और ज़गीम से कोई बईद नहीं था कि इसे घर ही छोड़ जाता। वो अपनी ही धुन में सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसके पीछे दबे कदमों आते ज़काम ने इसके बालों से कैचर खींच लिया और इसकी साइड से होता हुआ बाहर की तरफ भागा। इस अचानक अफ्ताब पर निशाल के लबों से हल्की सी की आवाज़ निकली। फिर अगले ही पल वो इसके पीछे भागी। लिविंग रूम से होता हुआ लाउंज में भागता उसे मुँह चढ़ा रहा था। निशाल अपनी पूरी स्पीड से इसके पीछे दौड़ रही थी। ज़रकाम के बच्चे रुको ज़रा तुम, वो चिल्लाई थी। हाय, भाई से पहले मेरे नहीं होने वाले, भागते हुए ज़रकाम ने दुहाई दी। ज़गीम की बात ने इसके पीछे दौड़ती मिशाल के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। ज़रकाम ने ग्लास दौड़ खोला और बाहर निकल गया। निशाल सरत से इसके पीछे लपकी थी। तेजी में दरवाज़ा खोलते वो अंदर आते ज़गीम अजलाल से टकरा गई। शानों पर बिखरे इसके शोल्डर कट बाल ज़गीम के सीने से मिस हुए थे, जबकि ज़गीम के वजूद से उठती दिलफरेब परफ्यूम की महक और सिगरेट की बू एक पल को निशाल के हवास मुअत्तल कर गई थी। इसने निगाह उठाकर ज़गीम की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर इस तसाद के कोई तासरात नहीं थे। भूरी आंखों में हमेशा की तरह एक सर्द तासुर था। लब आपस में सख्ती से पेवस्त थे, जबकि माथे पर लातादाद चिकनों का जाल इसके अंदरूनी नगवारी की तर्जुमानी कर रहा था। सॉरी, वो मैं ज़रकाम के निशाल ने सफाई देनी चाहिए जैसे हाथ उठाकर इसने रोक दिया था। देयर इज़ नो नीड ऑफ योर सॉरी। चलो हम लेट हो रहे हैं, संजीदगी से कहता वो पलट गया था। निशाल ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की और इसके पीछे चलने लगी। वो मलिहा की गिफ्ट की हुई ब्लैक शर्ट पहने हुए था। निशाल के लब मुस्कुरा उठे थे। गाड़ी के पास खड़ा ज़रगाम मुस्कुराए हुए इन दोनों को साथ आते हुए देख रहा था। मलिहा भी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोले खड़ी थी। निशाल ने मुस्कुराते हुए मलिहा को आंख मारी। बिल्कुल उसी वक्त ज़गीम पलटा था। निशाल का रंग मुतगय्यर हुआ था। वो उसे आंख दबाते हुए देख चुका था। निशाल को शर्मिंदगी ने घेर लिया था, जबकि ज़रगाम और मलिया ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल की थी। जाने क्यों जब भी वो कोई उल्टा काम करती थी, ज़गीम अजलाल एन टाइम पर एंट्री मार देता था। वो मुंह बसोड़े हुए गाड़ी में आ बैठी। ज़गीम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, जबकि ज़रगाम इसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठ चुका था।
चौकीदार के गेट खोलते ही इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। आज तो बड़ी मैचिंग की हुई है। मलिया ने इसके कान में सरगोशी की। निशाल न चाहते हुए भी मुस्कुराई। कैसी लग रही हूँ? निशाल ने कतरे ऊंची आवाज में पूछा। हमेशा की तरह इसने मलिया से दांत समेटना चाहिए। इसके यूं पूछने पर जरगाम ने कहका लगाया, जबकि ज़कीम की निगाह भी फ्रंट मिरर में नजर आते इसके अक्स पर पड़ी। गुलाफी आंखों में सजा काजल उन्हें दो आतिशा बना रहा था। ज़कीम ने फौरन निगाह हटाई। सीने पर रेशमी बाल का लम्स जाग गया था। इसकी आंखों में नागवारी उतरी। मुझे तो तुम बिल्कुल स्याह बला जैसी लग रही हो। क्या ये ज़रूरी था कि तुम ये काला स्याह सूट पहन कर आती? गाड़ी से बाहर निकलोगी तो तुम्हें देखकर जाने कौन कौन अपने होशो हवास खो बैठेगा। बंदा अपनी शक्ल देखकर कलर का इंतखाब करता है। अब भला हर किसी पर तो ब्लैक सूट नहीं करता ना। मेरे भाई को ही देख लो, शहजादे लग रहे हैं। और एक तुम हो, नज़र का टीका लग रही हो कसम से। जरगाम ने खुले दिल से इसकी तारीफ की और तौसीफ ज्यादा की थी। मलिहा बेख्तियार खिलखिलाई, जबकि निशाल के गाल लाल हो गए थे। बदतमीज, तुम तो हमेशा जलते ही रहना मेरी खूबसूरती से। तुम बताओ मलिहा, कैसी लग रही हूँ मैं? जरगाम को चढ़ाते हुए इसने मलिहा को मुखातिब किया। चांद सूरज की जोड़ी। मलिया के लबों ने बेआवाज हरकत की। ज़कीम के ज़ेरे निगाहों ने फ्रंट मिरर में इसके लबों की हरकत देख ली थी। इसके लब सख्ती से भींच गए थे। मैंने अपना पूछा है। निशाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए सरगोशी की। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इतनी कि अगर कोई सख्त मिजाज भी तुम्हें नजर भर कर देख ले तो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। मलिया ने इसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। गोया ज़कीम जलाल को बात लगाई थी। जरगाम ने किन अखियों से ज़कीम की तरफ देखा, जो इन तीनों की गुफ्तगू से लाताल्लुक नजर आने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अहम जरगाम खंगारा मगर बहरा बना बैठा रहा। जाना कहाँ है? मेन रोड पर गाड़ी भगाते हुए ज़कीम ने जरगाम से पूछा। भाई, अब हम बच्चे तो हैं नहीं कि पार्कों में घूमने फिरते हैं। ये मोहतरमा तो सफारी पार्क घूमने के चक्रों में है। वहां जाकर ऊंट की सवारी करेंगी ये जनाब। मगर मेरा और निशी का ऐसा कोई मूड नहीं। जरगाम के बजाय मलिहा ने जवाब दिया। इसके यूं जरगाम का मजाक उड़ाने पर निशाल खिलखिलाकर हंसी। मोतियों जैसे सफेदान लबों की तराश से चमके थे। जकीम जकीम ने निगाह रोड पर जमाई। हाँ हाँ, तुम दोनों तो जैसे शेर की सवारी करोगी ना। जरगाम ने चिढ़कर जवाब दिया। जी नहीं, हम हेड ब्लॉक ही जाएंगे। वहाँ जो साफ पानी का नज़ारा है ना, उफ कमाल है भाई सच्ची। सफारी पार्क से थोड़ा ही पीछे है, बस वहीं ले चलें। थोड़ी देर पानी की ठंडक महसूस करके फिर सफारी पार्क चलेंगे। जरगाम को ऊँट की सवारी भी करवा देंगे ना, वरना इसका मूड शाम तक ख़राब ही हो जाएगा। मरिया ने अपना प्रोग्राम बताते हुए आखिर में फिर जरगाम को छेड़ा। निशाल मुस्कुराती हुई गाड़ी से बाहर चलती सड़क को देख रही थी। पानी की ठंडक, जल परियां पानी में डुबकियां लगाएंगी ना, जरगाम ने मुंह बनाते हुए कहा। मलिया और निशाल बेसाख्ता कहका लगाकर हंसी, जबकि इसके पूरे दौरानिया में पहली बार ज़कीम के लबों पर भी एक भूली बसरी मुस्कुराहट अपनी छप दिखलाकर गायब हो गई थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर इन तीनों को सुकून हुआ था। फिर 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग हेड ब्लॉक ही पहुंच चुके थे। इस 1.5 घंटे में इन तीनों ने आपस में बहस कर करके कई बार ज़कीम अजलाल को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। ज़कीम की गाड़ी रोकते ही वो तीनों फौरन गाड़ी से बाहर निकले थे। पानी के शोर के साथ ठंडी हवा ने इनका इस्तकबाल किया था। लहराते बालों को कान के पीछे अड़ोसते हुए निशाल ने पुरशौक नजरों से दूर दूर तक फैले साफ पानी को देखा था। ज़कीम हनूज ड्राइविंग सीट पर विराजमान इन तीनों को देख रहा था। नवंबर की खनक महीने में वहाँ 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुका जा सकता था। ज़कीम को सिगरेट की तलब हो रही थी, मगर इन तीनों के सामने अपनी ये तलब मिटाना इसके लिए मुमकिन नहीं था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो भी बाहर निकल आए। मलिहा और निशाल एक दूसरे का हाथ थामे दाईं तरफ पानी की सतह के पास नीचे को जाती सीढ़ियां उतरने लगी। ज़कीम छोटे छोटे कदम रखता जरगाम के करीब ही आ गया था, जो पैंट की जेबों में हाथ पंसाए मुस्कुराते हुए झाग ज़दा पानी को देख रहा था। इन दोनों के पीछे जाओ जरगाम, वहां से पानी करीब है। वो दोनों ही बेवकूफ़ है, कुछ गलत ना कर लें अपने साथ। सीढ़ियों से उतरकर दाईं तरफ फैली ज़मीन की सतह पर दोनों चलती हुई आखिरी कोने की तरफ जा रही थी, जबकि ज़कीम बोला। इसकी भारी संजीदा आवाज़ में इन दोनों के लिए फिक्र थी। आप भी चले ना, जरगाम ने इसे ऑफर दी। तुम चलो, मैं आता हूँ। निचला लब दांतों में दबाकर वो गाड़ी की तरफ पलटा था। जरगाम इस बात में सर हिलाता हुआ निशाल और मलिया की तरफ बढ़ा। मैं पता क्या सोच रही हूँ मलिया, चलते पानी को देखती वो संजीदगी से बोली। क्या? मलिहा ने हैरत से इसके चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा। मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी ना की तो मैं कूद कर अपनी जान दे दूँगी, संजीदगी से कहते हुए निशाल ने मलिहा की तरफ देखा। आई एम नॉट किडिंग। आई एम नॉट किडिंग गैसिंग बट आई थिंक अगर यहाँ से कोई इस पानी में कूद जाए तो
बचने के इम्कान कम होंगे। निशाल हनूज संजीदा थे। और खुदकुशी करने के लिए तुम्हें यहाँ इतनी दूर कौन लेकर आएगा? मलिया ने हंसते हुए पूछा। हाँ तो और क्या, ख्वामखा इतनी दूर जरूर आना है? ये काम तो घर में भी हो सकता है। किचन में जाना, छुनी पकड़ना और कलाई पर फेर लेना, लेकिन शर्त यह है कि जरा गहरा कट लगाना, वरना बचने की चांसेस होंगे। पीछे से आते हुए जरगाम ने दिल से मशवरा दिया। निशाल ने तब कर इसकी तरफ देखा। उफ़ो, एक तो ये लड़का हमेशा सीरियस बात पर अपना मजाखेज टांग अड़ाता था। निशाल ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। मलिया ने जरगाम के चुटके पर अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम छोड़ो इसे, इसका तो काम ही यही है, उल्टी सीधी हाँकता रहता है। तुम यहाँ पर आओ, पानी में टांगे लटका कर बैठते हैं। मलिया ने निशाल से कहते हुए इसे हाथ पकड़कर एक तरफ को खींचा। जरगाम ने फौरन गर्दन आगे करके नीचे झांका। हाँ, टांगे हैं या लंबे बांस पानी की सतह तक भी नहीं जाएंगे। तुम दोनों के पांव कचा के पानी में टांगे लटकाना। जरगाम ने हंसते हुए इन दोनों का मजाक उड़ाया। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। निशाल मुस्कुराई थी, चिल्लाई थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। भाई ने तुम दोनों की रखवाली के लिए भेजा है मुझे, ऐसे कैसे चला जाऊँ? वो ढीठों की तरह वहीं खड़ा रहा। तुम्हारे भाई से तो मैं खुद निपट लूंगी। तुम निकलो यहाँ से, वरना यहीं से नीचे पानी में फेंक दूंगी तुम्हें। निशाल ने अपने हंसी रोकते हुए इसे डपटा, मगर वो भी अपने नाम का एकता फैल कर इन दोनों के सामने खड़ा हो गया। चलो चलो किनारे से दूर। और लो, वो भाई भी आ गए, इन दोनों से कहते हुए आखिर में जरगाम ने नजर करीब आते जगीम पर डाली। वो निशाल को मायने खेजी से देखते हुए मुस्कुराया। मां निशाल को अपने पाँव पर शदीद दर्द का एहसास हुआ। इसे अपने पाँव पर गर्म सुइयां से चुभती हुई महसूस हुई। वो तड़प कर चीखते हुए पीछे को हुई। पाँव झटकते हुए वो इस लंबे से कीड़े को अपने पाँव से जाने की कोशिश कर रही थी जो इसके पाँव की जिल्द से चिपका हुआ था। जब तक मलिहा और जरगाम सूरत हाल को समझते वो लड़खड़ाती दूर से दर्द से बेहाल होती मजीद 2 कदम पीछे हुई थी और नतीजतन अपने पीछे बहते तेज रफ्तार पानी में गिरने को ही थी कि जगीम ने सरहद से आगे बढ़कर बर वक्त इसे गलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। वो सीधा इसके सीने से टकराई थी। दर्द की शिद्दत को महसूस करती वो तकलीफ से दोहरी होती, कुछ और महसूस करने की पोजीशन में ही नहीं थी। दफ्तन सरगाम की निगाह निशाल के सुर्ख सफ़ेद पाँव पर पड़ी थी। इसकी निगाह के ताक़ुब में मलिहा ने भी निशाल के पाँव की जानिब देखा था। ओ माय गॉड, मलिहा ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। वो एक उंगली के साइज का कन खजूरा था जो इसके पाँव पर पंजे गाड़े इसके पाँव पर चिपका हुआ था। निशाल की आंखों से गिरते आंसू रुखसार पर फैल रहे थे। जगीम के शर्ट का कॉलर सख्ती से दबोचे। वो अपने लबों से निकलती सिसकारियों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पागल हो गई हो क्या? जगीम ने कदरे सख्ती से इसे कंधों से थाम कर अपने सामने किया, लेकिन इसके चेहरे पर फैलते आंसू को देखकर वो चौंक गया। निशाल सख्ती से लब बींचे कांपते हाथों से इसकी शर्ट दबोचे खड़ी हुई। क्या हुआ? जगीम एक पल को मुतफिक्र हुआ। भाई, वो इसके पाँव पर। जरगाम फौरन आगे बढ़ा। जगीम ने निगाह झुका कर देखा। वो ब्लैक कलर की नाजुक सी सैंडल पहने हुए थे, जबकि एक स्टेप पाँव के पांचों उंगलियों के दरमियान में से ढांपे हुए था, जबकि एक स्टेप एड़ियों के पीछे से पाँव को सहारा दे रहा था। वो काफी लंबा कनखजूरा था जो इसके पाँव पर बीचों बीच चिपका हुआ था। जगीम ने फौरन से पहले इसकी नाजुक कमर में अपने मजबूत बाजू हमाइल किए थे और इसे सहारा देते एक तरफ बड़े पत्थर के पास ले आया है। इसे इस बड़े से पत्थर पर बिठाकर वो पंजों के बल जमीन पर बैठ गया था। निशाल होंठों पर हाथ रखे लबों से निकलती आहों की आवाज़ जगीम से छुपाना चाह रही थी। निशाल की तकलीफ पर मलिहा की आंखें भी नम हो गई थी क्योंकि वो मुसलसल रो रही थी। मलिहा ने नरमी से निशाल के कंधों पर हाथ रखा। जगीम ने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर इस कीड़े को पकड़कर पाँव से हटाने की कोशिश की। जगीम, नहीं प्लीज़, रोती हुई निशाल ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो अपनी तकलीफ की वजह से होश में नहीं थी, मगर जगीम मजलाल अपने पूरे हवास में था। इसने सख्त नज़रों से निशाल की जानिब देखा जिसकी गुलाफी आंखों में आंसू थे। बोला मत, बिल्कुल चुप। जगीम ने सख्ती से इसे डबता। निशाल ने बेबसी से लब दांतों में दबा लिए थे। जगीम ने अपनी कोशिश दोबारा दोहराई। निशाल के दर्द में इजाफा हुआ। इसके लबों से सिसकी निकली थी। भाई, ये ऐसे नहीं उतरेगा, इसके बहुत ज़्यादा पाँव होते हैं, सारे पाँव स्किन में गाड़ लेते हैं ये। जरगाम कुछ याद आने पर जल्दी से बोला। तो फिर
ज़गीम हकीकतन परेशान हुआ था। पाँव के इस हिस्से पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार होने लगी थी। आपके पास लाइटर तो होगा ना, वो दे मुझे। ज़गीम के पास बैठते हुए वो बोला था। ज़गीम शजोबंद में पड़ गया। यार भाई सोचे मत, हम तीनों को बताया कि आप स्मोकिंग करते हैं, जल्दी से लाइटर दें। ज़रकाम ने बिना सोचे समझे ज़गीम का पोल खोल दिया था। मलिहा ने अपने सर पर हाथ मारा था। एक तो ये लड़का गलत वक्त पर ही मुंह खोलता था। ज़गीम को तीखी नजरों से ज़रकाम की तरफ देखता पाकर मलिहा ने दिल में सोचा था, ज़गीम प्लीज। निशाल ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त की थी। ज़गीम ने फौरन लाइटर निकालकर ज़रकाम के हवाले किया था। ज़रकाम ने लाइटर जलाया और आग की लो को निशाल के पांव पर चिपके कनखजूरे की पुश्त पर लगा दिया। थोड़ी देर तक इसे जलाने से वो कीड़ा मचल कर दूर हुआ था। वो तड़पता हुआ ज़मीन पर एक तरफ को चलने लगा। ज़गीम ने फौरन इसे अपने पाँव भारी बूट तले मसल दिया था। वो इत्मीनान भरी नजरों से निशाल की तरफ देखता, वो रोते हुए अपने तेजी से सूझते पाँव को देख रही थी। मिल गया सुकून हेड ब्लॉक की आकर, ज़रकाम की बजाय ज़गीम ने संजीदगी से कहा। निशाल ने जख्मी नजरों से इसकी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। चलो अब डिनर कैंसिल। ज़गीम ने कंधे उचकाते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। यहाँ पास आस पास कोई डॉक्टर नहीं होगा क्या? निशाल ने अपने आंसू हलक में उतारते हुए भीगे लहजे में पूछा। कठौदार लब दांतों की तशद्दुद से सुर्ख हो रहे थे। ज़गीम ने नजरों का जाविया बदल लिया। यहाँ से तो चलो न, रास्ते में देख लेते हैं, शायद मिल ही जाए। ज़गीम के बजाय ज़रकाम ने निशाल को जवाब दिया था। चलो उठो निशी। मलिहा ने इसे अपने पाँव का सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की। इसे खड़ा होता देख ज़गीम इजलाल लापरवाह बना वहां से जाने के लिए पलटा। निशाल से एक कदम चलना दो पर हो गया था। इसने नम आंखों से दूर जाते ज़गीम की पुश्त को देखा। इन्हें मत देखो, बेहिस हैं वो, यहाँ आओ तुम, कहते हुए ज़रकाम ने इसे खुद से करीब किया, फिर आहिस्तगी से इसे बाजुओं में उठा लिया। निशाल की आंसुओं में इजाफा होने लगा। ज़गीम अब ऊपर रोड को जाती सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। निशाल ने ज़रकाम को देखा, जो बड़ी संजीदगी से ज़गीम को देखते हुए सीधा चल रहा था। ज़रकाम मुझे छोड़ दो प्लीज़, निशाल ने रोते हुए मुश्किल कहा, मगर वो बहरा बना चलता रहा। दफ्तर ज़गीम पलटा था और मुड़कर इन तीनों की जानिब देखा था, और यही वो वक्त था जब ज़रकाम ने निशाल को छोड़ दिया। वो धम से ज़मीन पर गिरी। हाय अल्लाह जी, मैं मर गई, निशाल के लबों से बेसाख्ता निकला था, जबकि इसकी हालत से लापरवाही जाहिर करता वो हाथ झाड़ रहा था। निशाल को जमीन पर गिरते देखकर ज़गीम तेजी से इनकी तरफ आया था। ये क्या बदतमीजी है ज़रकाम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा इसके पाँव में दर्द है? वो सख्ती से ज़रकाम को डांट रहा था। रोती हुई निशाल को खुशगवार हैरत हुई थी। यार भाई कसम से बहुत भारी है, ये पूरी भैंस है सच्ची। ज़रकाम ने चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए लापरवाही जाहिर की। ज़गीम ने इसे गुरी से नवाजा, जबकि इसकी भैंस कहने पर निशाल भी तप उठी थी। यकीन नहीं आ रहा, तुम खुद को तो खुद उठाकर देख ले, इतनी भारी है, मुझे तो इसका वजन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आप ट्राई कर लें, और अगर आपको भी वजनी लगे तो दोनों भाई मिलकर उठा लेते हैं इसे। ज़रकाम ने आखिर में अपनी खदमात पेश की। ज़गीम ने इसे शट अप कहते हुए झुककर निशाल को अपनी कसरती बाजुओं में उठा लिया। निशाल का दिल इसकी कुर्बत पर पागल सा होने लगा, जबकि वो अपने जज्बात से आरी स्पाट चेहरा ऊंचा किए नाक की सीध में चल रहा था, जैसे इसके बाजुओं में भरा नरम वजूद इसके लिए कोई अहमियत ही न रखता हो। इसे बाजुओं में उठाए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा तो निशाल ने अपनी बाहें इसके गले में डाल दी। ज़गीम का दिल एक पल को धड़क कर फिर से पत्थर हो गया था। सख्ती से दांत बींचे वो इसकी तरफ देखने से मुकम्मल एहतराज बरत रहा था, जो इस हसीन हादसे के असरात में खोई पाँव की तकलीफ भूल चुकी थी। ज़गीम के बाजों की ओर से इसने पीछे आते ज़रकाम और मलिहा को देखा। मलिहा के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी, जबकि ज़रकाम बाकायदा उछलता हुआ आ रहा था। तकलीफ के बावजूद निशाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ज़गीम ने गर्दन मोड़कर अपने बहन भाई की तरफ देखा तो ज़रकाम के पैरों को फौरन ब्रेक लगा। रोड पर चलते हुए वो गाड़ी के करीब आए थे। ज़रकाम ने फौरन आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोला, और जितने वक्त में ज़गीम ने निशाल को पिछली सीट पर बिठाया, वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। मलिहा ने भी बिना वक्त ज़ाया किए ज़रकाम के साथ फ्रंट सीट पर कब्जा जमा लिया था। भाई गाड़ी में ड्राइव करूंगा, आप पीछे आराम से बैठे। वैसे भी इस मोटी को उठाकर आप काफ़ी थक गए होंगे। इसके कुछ बोलने से पहले ही ज़रकाम बोल पड़ा, मैं तो खैर से नहीं थका, मगर तुम्हारे हवास आज जरूर थके हुए लग रहे हैं। ज़गीम ने संजीदगी से कहते हुए निशाल के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। मैं समझा नहीं भाई। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए इसने मासूम बनने की भरपूर अदाकारी की। मलिहा ने चेहरे का रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट दबाई। मतलब ये कि तुम दोनों की हरकतें मुझे मशकूक लग रही हैं। ज़गीम ने इन दोनों पर चोट की थी। भाई मैंने तो कोई हरकत नहीं की, कसम से, मलिहा ने बड़ी सादगी से कहा। मुजरमों के साथ रह रहकर आज ये दिन आ गया है कि आप अपने ही मासूम बहन भाई पर शक कर रहे हैं भाई, वो सदमे से चूर आवाज में बोलता निशाल को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। मैं तो मुस्तकबिल करीब का एक होनहार और काबिल डॉक्टर हूं, जबकि मलिहा बेचारी तो शायद मुश्किल से टीचर बन ही जाए।
तो हम दोनों तो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। अलबत्ता ये जो मोहतरमा आपके साथ विराजमान है ना, इन पर तो अक्सर मुझे भी शक होता ही रहता है। आखिर में ज़रग़ाम ने निशाल को भी बीच में घसीट लिया था। निशाल की आंखें इस इल्ज़ाम पर पूरी खुल गई थी। बकवास बंद करो, निशाल ने तब कर कहा था। ज़हीम ने लबों पर उमड़ती बेइख्तियार मुस्कुराहट दबाने को निचला लब दांतों पर दबा लिया था। और ज़रा गाड़ी की स्पीड तेज़ लो, यहाँ दर्द से मेरी जान निकल रही है। वो कहते हुए इसकी आवाज़ भीग गई थी। या अल्लाह, आज निकल ही जाए। ज़रग़ाम ने ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाते हुए दुआ दी। मलिहा और ज़हीम के लिए अपनी हंसी रोकना मुहाल हो गया था, जबकि निशाल ने गुस्से से आगे बढ़कर ज़रग़ाम के बाल नोच लिए। ऐसा करने से इसके अपने ही पाँव पर जोर पड़ा था। वो कराह कर वापस सीट पर बैठ गई। बादल नख्वास्ता ज़हीम ने इसके पाँव पर नज़र डाली, जिसकी सूजन पड़ रही थी। पाँव का वो हिस्सा नीला हो रहा था, जबकि कनखजूरा चिपका हुआ था। ज़हीम को तशवीश होने लगी। वो इससे पूछना चाहता था दर्द तो नहीं हो रहा, मगर फिर जब इसकी निगाह निशाल के चेहरे पर पड़ी तो सारी हमदर्दी हवा हो गई। नफरत की एक लहर थी जो इसके रगों पे में सरायत कर गई। हाँ, इसे इस चेहरे से शदीद नफरत ही तो थी। हमेशा की तरह आज भी इसने खुद को बावर करवाया था। बेहिस बनते हुए वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। तुम्हारा पास होने का इरादा है कि नहीं मैडम? लास्ट सेमेस्टर और तुम्हारी छुट्टियां ही ख़त्म होने में नहीं आ रही। फ्री पीरियड मिलते ही सामिया ने उसे घेर लिया। मिशाल बेदिली से मुस्कुराई। इरादा तो पूरा है, मगर बस मम्मा अकेली होती है ना घर पर, तो इनकी हेल्प करने के चक्कर में यहाँ से छुट्टी हो जाती है। मिशाल ने आज फिर इसे झूठ बोला था, और हमेशा की तरह सामिया को अंदाज़ा हो गया था कि मिशाल ने बहाना बनाया। ओके फाइन, ये बताओ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हो कि लास्ट डेज में ही किताबी कीड़ा बनने का इरादा है? सामिया ने मज़ीद कुरेदे बिना मसनूई मौजू ही बदल लिया। लास्ट डेज में ही? बात अधूरी छोड़ते हुए मिशाल ने एक आंख दबाई। सामिया ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। कोई हाल नहीं, रहती लंदन में और आदत पाकिस्तानी स्टूडेंट वाली ही है तुम्हारी, कहकर लगाते हुए सामिया ने इसे छेड़ा था। पाकिस्तान के जिक्र पर इसकी आंखों में वीरानी उतर आई थी। क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट मुझ जैसे होते हैं? लहजे में इश्तियाक लिए सामिया से पूछ रही थी। अरे नहीं पागल, मैंने तो जस्ट मजाक किया है, मगर हाँ ये सच है कि हम पाकिस्तानी लास्ट डेज में ही तैयारी करके टॉप कर लेते हैं। सामिया ने हंसते हुए इसके सर पर चपट लगाई। मिशाल ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। तुम मेरी शादी में आना ना, मैं तुम्हें अपने गांव की सैर करवाऊंगी, और चाचू से भी कहूंगी कि हमें नादरान एरियाज की भी सैर करवाने के लिए ले जाएं। मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के सपोर्ट से तो मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, वरना मेरे बाबा जानी मुझे शहर भी ना जाने दे। सामिया बताते बताते पुरजोश ही हो गई थी। अगर मामा ने आने दिया तो मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे भी पाक जाने का बहुत शौक है। मिशाल ने मुस्कुराते हुए उस पर अपनी दिली ख्वाहिश अश्कार की थी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मामा से मैं खुद बात कर लूँगी। सामिया ने इसे यकीन दिलाया था। मिशाल जानती थी कि फरीहा बेगम उसे कभी पाकिस्तान जाने नहीं देंगी, मगर वह सामिया का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप इस बात में गर्दन हिला दी। मौसम कितना हसीन हो रहा है ना? आसमान की तरफ देखते हुए सामिया ने कहा। मिशाल होले से मुस्कुरा दी। सुबह से ही तेज़ हवाएं चल रही थी, और अब तो आसमान पर काले बादल भी मंडला रहे थे। मेरा ख्याल है मुझे बाकी पीरियड स्किप कर देने चाहिए। बारिश कब किसी भी वक्त हो सकती है। मैं बस चलती हूँ। अपनी फाइल संभालते हुए वो खड़ी होगी। यार रुको ना, इस वक्त तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी। हो जाने दो ना, बारिश एंजॉय करेंगे, सामिया ने पुरजोश होते हुए कहा। मैं दिन की बारिश एंजॉय नहीं करती सामिया, मुझे रात की बारिश अच्छी लगती है, मिशाल ने नरमी से कहा। यानी तुम्हारे रुकने का मूड नहीं है? सामिया ने कुछ खफकी से पूछा। बिल्कुल, मैं चलती हूँ बस, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, मुस्कुराते हुए कहती, हाथ हिलाते हुए वहां से गेट की तरफ भागी। मिशाल की पेशन गोई सच साबित हुई थी। अभी वो यूनिवर्सिटी के हाथे में ही थी कि बारिश की तेज बौछार ने इसे भगो दिया। सामिया ने बारिश में भीगती गेट की तरफ बढ़ती मिशाल को तफक्कर से पाया। देखा, 5 मिनट की मशक्कत के बाद वो एक कैब रोकने में कामयाब हो चुकी थी, मगर इन 5 मिनटों में ही वो पूरी तरह भीग चुकी थी। कैब में बैठते हुए इसे किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ था। मिशाल ने निगाह एहतराम में दौड़ाई तो थी, मगर तेज़ बरसती बारिश में वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। अपना वहम समझकर वो सर झटकते हुए कैब में बैठ गई, जबकि इसी रोड में ज़रा पीछे जावियार के साथ गाड़ी में बैठे पीटर की नीली आंखों में चमक उतरी थी। आई वॉन्ट हर फॉर अ नाइट, जावियार की तरफ देखते हुए संजीदगी से अपने अंग्रेजी लब और लहजे में बोला था जावियार, जो आज खुद भीगी हुई मिशाल को देखकर चौंक गया था। पीटर की आवाज़ पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हो। व्हाट अबाउट एंजेलिन? जावियार ने अपने मतलब की बात की। चेहरे पर खबासत थी। पहले उसकी बात करो, मुझे तुम्हारी ये सर्वेंट चाहिए। आई वॉन्ट हर, इसका अंदाज जिद्दी था। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर अब मुझे ये बताओ कि एंजेलिन को कब मेरे हवाले कर रहे हो? जावियार पर इस वक्त एंजेलिन का नशा सवार था।
आज रात के लिए मैंने रूम बुक करवाया है, मेरी जगह तुम चले जाना। वैसे भी एंजी काफ़ी कंप्रोमाइजिंग है एंड यू आर नॉट ए बैड ऑप्शन। आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लेगी। वो कहकर लगाते हुए जैसे एंजलिन का मजाक उड़ा रहा था। जावियर के लबों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। ओके डन, पर मिशाल का अरेंज करने में मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जाविया ने कुछ सोचते हुए कहा। पीटर की आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके लिए इंतजार भी कबूल है। आंखें बंद करते हुए वो मिशाल को सोचते हुए कह रहा था। लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। अपनी नीली आंखें खोलते हुए इसने रोड पर बरसती बारिश को देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली। जावियर का शातिर दिमाग बहुत तेजी से प्लानिंग कर रहा था। लबों को पुरइसरार मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो माली से पौधों की काट छांट करवा रही थी जब जगीम की गाड़ी गेट से दाखिल होती हुई पोर्च में आकर रुकी थी। शाज़मा बेगम ने कुछ हैरत से गाड़ी से निकलते जगीम को देखा। इन्हें लॉन में खड़ा देखकर वो सीधा इन्हीं के पास आया था। तुम लोगों का डिनर का प्लान था ना? जहन में गर्दिश करता सवाल लबों पर आ ही गया था। जगीम ने पलटकर गाड़ी से उतरती निशाल को देखा, जो मलीहा और जरगाम के सहारे चल रही थी। इसकी नज़रों के ताक़ुब में शाज़मा बेगम भी इसी तरह मुतवज्जा हुई। इनकी निगाह सीधे निशाल के बैंडेज हुए पाँव पर पड़ी थी। इनकी पेशानी शिकन आलूद हुई। एक तो ये लड़की मेरे घर की खुशियां बर्बाद करने पर तुली रहती है। वो नागवारी से गोया हुई थी। लहजे में नफरती जगीम ने सख्ती से दांत पर दांत जमा लिए थे। हेड ब्लॉकी पर कन खजूरे ने काट लिया था। इससे पाँव काफी सूज गया है। जगीम ने अनजाने में इसकी सफाई पेश की थी। काश के बिच्छू ही काट लेता, जान तो छूटती। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। जगीम को इनकी बातें नागवार गुजरी, मगर वो खामोश रहा। मैं सोच रहा हूँ बस आधे घंटे तक निकल जाऊं, रात होने से पहले पहुंच जाऊंगा। वो अपने जाने की बाबत इनको आगाह कर रहा था। शाज़मा बेगम पल भर को बेचैन हुई थी। तुम्हें क्यों घर जाने की इतनी जल्दी रहती है? एक तो तुम ने अपनी पोस्टिंग आबादी से बिल्कुल दूर करवा ली है। इस पर मजीद अगर घर आते भी हो तो तुम्हारे टिकने को दिल नहीं करता। वो नाराजगी से बोलती जगीम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मैं एक इम्पोर्टेंट केस छोड़ कर आया हूँ अम्मी, वरना हर बार 2-4 दिन रुकता तो हूँ। इन्हें कंधों से थामते हुए वो नरमी से बोला था। कल सुबह जाना। बस अभी तुम्हारे अब्बू भी हॉस्पिटल में हैं और आगा जान भी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हुए हैं। अभी मत जाओ, सुबह सबसे मिलकर ही जाना। शाज़मा बेगम ने अटल लहजे में कहा। जगीम ने बेबसी से इनकी जानिब देखा, मगर वो इसे नज़रअंदाज करती दोबारा माली की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। जगीम धीमी चाल चलता हुआ अंदर की जानिब चल पड़ा। इसके जिस्म जान में तलातुम बरपा था। जैसे दबाए वो जीना चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। दरवाजे को पाँव की ठोकर से बंद करके वो बेड पर आ बैठा। साइड टेबल की ड्रॉर से सिगरेट की डब्बी निकालते हुए इसके कानों में शाज़मा बेगम का कुछ देर पहले कहा गया जुमला गूंज उठा। काश के बिच्छू ही काट लेता, जान तो छूटती। जगीम ने हाथ में पकड़ी सिगरेट की डब्बी दीवार पर दे मारी। इसे अपनी गर्दन पर लचकीली डाल जैसी बाहों का लम्स महसूस होने लगा। वो बेचैनी से खड़ा हुआ और वॉशरूम में जा घुसा। अंदर बाहर हर तरफ वो लम्स आग लगा रहा था, शोले से भड़क रहे थे, जिनसे बचाव की कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी। जगीम शावर के नीचे खड़ा हो गीजर वाले नल की बजाय इसने ठंडे पानी वाले नल पानी तले भीगना शुरू मुनासिब समझा था। वो पूर भीग रहा था, मगर जलन हनूज बरकरार थी। लहू टपकाती आंखों से वो जलन वाज़ह हो रही थी। अपनी शर्ट से उठती इसकी खुशबू, वजूद की खुशबू वो पानी के साथ बहा देना चाहता था। दीवार पर सख्ती से हाथ जमाए वो खुद को कंपोज करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसकी मजाहमतों में इसका साथ देता नफरत का पौधा बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। आई हेट हर, आई हेट हर। और वो सख्ती से लब बींचे दिल ही दिल में इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। एक अनजाना सा मासूम जज्बा अपनी कमजोरी पर अंदर ही कहीं सिसक रहा था, मगर जगीम अजलाल पर इसकी सिसकियाँ कभी असर पजीर नहीं हो सकती थी। जहाँ जगीम के लिए वो हादसा नागवारी और बेचैनी समेट कर लाया था, दूसरी तरफ निशाल उल्वी के लिए वो ही हादसा खुशगवारी और तमानियत का बाइस बना था। वो सरशारी से अपने बेडरूम में लेटी आंखें बंद किए इन लम्हात को सोच रही थी। एंजलीन के साथ वक्त गुजारकर जावियर का सारा नशा हुरन हो चुका था। वो रात भर घर से बाहर रहकर जब सुबह के 11 बजे के करीब घर वापस आए तो हस्बे मामूल अरशद बेग और फरिया बेगम घर पर नहीं थे। लिविंग रूम से गुजरकर वो सीधा अपने रूम की जानिब जा रहा था जब इसकी निगाह लॉन्च में पूल के पास खड़ी मिशाल पर पड़ी। तो यानी आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। जावियर ने सर झटकर अपने कमरे में जाना चाहा। दफ्तन इसे कल का मंजर याद आया। सड़क पर बारिश में भीगती कैब की मुंतजिर मिशाल। आई वॉन्ट हर फॉर अ नाइट। पीटर का जुमला इसकी यादाश्त में ताज़ा हो गया। जावियर ने अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। आंखों में शैतानी चमक उतरी थी। इसके लिए तो तुम इंतजार भी मंजूर है। ठंडी सांसें लेता पीटर और इसकी तलब
जावियार ने मिशाल की तरफ बढ़ते हुए इसे सर से लेकर पांव तक देखा था। सर पर हमेशा की तरह स्कार्फ लिए, लॉन्ग स्कर्ट पर शॉल लिए, वह मामूल की तरह खुद को छुपाए हुए थी। जावियार को चंद हफ्ते पहले का मंजर याद आया जब वो अपनी स्याह आबशार इसके सीने पर फैलाए गिर गई थी। इसके तजस्सुस में इजाफा हुआ। वो दबे कदमों चलता हुआ इसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा हुआ। मिशाल की इसकी तरफ पीठ थी। हम भी तो देखें आखिर क्या है, क्या चीज हो तुम मिशाल डार्लिंग, दिल में सोचते हुए जावियार ने एक झटके से इसके सर से स्कार्फ खींचा था और इससे पहले कि वो कुछ समझती जावियार ने अगले ही पल इसे पूल में धक्का दे दिया था। इसके लंबे स्याह बाल खुलकर पानी में भीग चुके थे। हाथों में इसका स्कार्फ पकड़े वो बड़े सुकून से बचाव के लिए हाथ पांव मारती मिशाल को देख रहा था। लबों पर कमीनी सी मुस्कुराहट थी। वो गहरी नजरों से पानी में डूबते उभरते मिशाल के नाजुक वजूद को देख रहा था। मिशाल को लगा जैसे इसकी सांसें रुकने लगी हैं। वो हाथ पांव मारती भरपूर कोशिश करती, पानी की सतह से किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी अपनी सांसें बचाने के लिए। हलकान होती मिशाल को देखते हुए जावियार बैग पंजों के बल पूल के पास ही बैठ गया और इसकी मिशाल की तरफ हाथ बढ़ाए। इसने बिना वक्त जाया किए जावियार का हाथ मजबूती से थाम लिया। अपने चौड़े हाथ पर इसके नर्मो नाजुक हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस करके जावियार के चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट फैल गई। वजूद में एक नया नशा सरायत करने लगा। इसने एक झटके से मिशाल को अपनी जानिब खींचा, मगर इससे पहले कि मिशाल इसके सीने से लगकर बाहर निकलने की कोशिश करती, जावियार ने इसे नफरत से देखते हुए इसके दोनों कंधों पर दबाव डालकर इसे सर समेत पानी में डबो दिया। ठंडा पानी मिशाल की नाक और मुंह में घुसता हुआ ऑक्सीजन रोक गया था। इसे अपने सर पर मौत नाचती नजर आ रही थी। मिशाल ने अपने बाहर को उगलती आंखों को झपकते हुए अपने हाथों के नाखून अपने कंधे पर जमे जावियार के हाथों पर गाड़ने चाहे। जावियार बैग मुस्कुराती नजरों से इसका तड़पना मचलना देख रहा था। मिशाल को अपने हवास गुम होते हुए महसूस हो रहे थे। तभी जावियार ने इसे पानी से बाहर निकाला था। मिशाल ने सरस से अपने बाजू जावियार की गर्दन के गिर्द हमाइल कर दिए, मुबादा वो फिर से इसे पानी में ना फेंक दे। मिशाल की इस हरकत पर जावियार की आंखों में शैतानियत चमक उठी। इसने फौरन मिशाल की कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त जमाई। निडाल होती मिशाल को इस गिरफ्त में कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। कुछ था जिसने इसके गुम होते हवास जगा दिए थे। मिशाल ने इससे दूर होने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त फौला दी थी। जावियार बैग इसका चौंक जाना महसूस कर चुका था, मगर इसे मिशाल के चौंक उठने या मजाहमत करने की परवाह नहीं थी। अगले ही पल इसने मिशाल को बाजुओं में भर लिया और वहां से मुड़ा। फिर सरस से बड़े बड़े कदम उठाता इसे अपने कमरे में ले आया। छोड़ो मुझे जावी भाई, मैं चल सकती हूँ। इसे अपने कमरे में जाते देखकर मिशाल बोल रही थी, मगर वो कान बंद किए इसे अपने कमरे में लाकर बेड पर पटक चुका था। मिशाल तेजी से बेड से उतरती। अगले ही पल जावियार ने इसकी कलाई सख्ती से मरोड़ कर इसे वापस बेड पर गिराया था। फिर झुका था और इसके दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखकर इसे जैसे कैद कर लिया था। वो यकटुक मिशाल की सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रहा था। गुलाफी आंखों में लाल डोरे उभर रहे थे, तीखी नाक और सुर्ख पड़ते बड़े बड़े कटावदार होंठ। जावियार पर नशा सा तारी होने लगा था। अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने को वो इसके होंठों पर झुका था। मिशाल ने फौरन से पहले इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पड़े धकेलने की नाकाम कोशिश की। ये आप क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? गुस्से की शिद्दत से मिशाल की आवाज कांप रही थी। जावियार ने अपना निचला लब दांतों में दबा लिया और सुर्ख आंखों से मिशाल के कंधारी चेहरे को देखा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मगर जो करना चाहता हूँ वो करने से तुम मुझे रोक नहीं पाओगी डार्लिंग। खबासत से कहते हुए इसने मिशाल की गर्दन से लिपटी बालों की कुछ लीटों को हटाया था। गर्दन पर चमकता स्याह तिल जावियार की निगाहों की जद में आ गया था। मिशाल को इसका लम्स किसी गर्म अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। इसने अपनी पूरी जान लगाकर जावियार बैग को धक्का दिया। वो पलटकर इसके साथ ही बेड पर लेटा। मिशाल सरल से उठी थी और दरवाजे की तरफ भागी थी। जावियार बैग ने गहरी निगाह से इसकी पुश्त पर बिखरे गीले स्याह बालों को देखा। एक नई तलब थी जिससे आज वो आशना हुआ था। मिशाल स्वीटी, मेरा अगला शिकार तुम हो, आसान तरीन शिकार, कहते हुए वो कहका लगाकर हंसा था, जबकि दूसरी जानिब रोती हुई मिशाल अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। इसने अच्छी तरह दरवाज़ा लॉक कर लिया था, मगर इसे फिर भी डर लग रहा था। इस रात भी तो वो दरवाज़ा लॉक करके ही सोई थी, मगर जावियार बैग ने जाने कैसे वो मंशियाती इसके कमरे में रख दी थी। तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखे वो बुरी तरह रो रही थी। आज जावियार बैग की निगाहों में भी वही गंदगी थी जो मिशाल ने पीटर की निगाहों में देखी थी। वो मुंह पर हाथ रखते हुए अपने हलक से उमड़ती चीखों का गला घोटने की कोशिश कर रही थी। इसका मुहाफिज इसका लटेरा बन बैठा था, जिसे वो अपनी तमाम तर नफरत और नापसंदीदगी के बावजूद अपना भाई मानती थी। आज जिस शख्स ने इसे एहसास दिलाया था वो इसका भाई नहीं है,
जिस तरह अरशद बेग इसका बाबा नहीं थे, इसी तरह ज़ावियार बेग भी इसका भाई नहीं था। हाँ, वो इसका भाई नहीं था। अब हमने दामन झाड़ दिया, सपनों को सुलाए देते हैं। जिन ख्वाबों की ताबीर न हो वो आज भुलाए देते हैं। हर लम्हा जलती सांसों में एक दर्द का सागर बहता है। दिन रात सुलगते जीवन को अब आग लगाए देते हैं। हम कम नज़रों से दीदावर क्या सूदो ज़ियां का पूछेंगे। इस जीवन में क्या खोया पाया वो सब बतलाए देते हैं। बिन चाहे जो भी ज़ख्म मिले वो सब दिखलाए देते हैं। हाँ, उम्र के सोने रास्तों में अक्सर ऐसा भी होता है, जैसे जैसे अपनों से ज़ख्म मिले तस्कीन पर आए देते हैं। वो ट्रेडमिल पर अपनी मखसूस तेज़ रफ्तार से भाग रही था। डार्क ग्रे बुनियान में इसका मजबूत सीना पसीने से शरबूर हो चुका था। नवंबर के खनक महीने में भी इसके बाल पसीने के बाइस पेशानी पर आ चिपके थे। पिछले 40 मिनट से भागता वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था। इसके सीने में धड़कता दिल हमेशा की तरह खामोश था। भागते भागते जब वो थकने लगा तो इसने स्पीड कदरे कम कर दी। दफ्तन इसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने ग्लास वॉल से नजर आते लॉन में पड़ी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ रोशन होते सब्जे पर दो पाँव बड़ी सुस्त रवि से चल रहे थे। एक पाँव पर सफ़ेद पट्टी लिपटी हुई थी। चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। वो इसकी निगाहों के इर्तिका से बेखबर अपना लहराता आंचल संभालती हुई घास पर चल रही थी। सगीमा जलाल की निगाहें इसके सफ़ेद कबूतर जैसे पैरों पर जम सी गई थी। चेहरे पर आती लिटों को कान के पीछे अड़ोसते हुए वो होले से मुस्कुरा रही थी, ऐसे जैसे तसव्वुर में किसी से मुखातिब हो। ज़कीम ने ट्रेडमिल की स्पीड मज़ीद कम कर दी। कुछ देर वो यूं ही सब्जे पर चलती, घास की ठंडक अपने पैरों पर महसूस करते हुए फिर जाने किस ख्याल के तहत एक तरफ दीवार के साथ सुर गुलाबों की झाड़ की तरफ बढ़ी। निशाल बगौर सुर गुलाबों को देख रही थी। इसके गुलाफी आंखों में चमक सी उतर आई थी। निशाल मजीद आगे बढ़ी थी और सुर गुलाबों के कन से अपनी पसंद की टहनियाँ निकालने लगी। इसकी कार्रवाई नोट करता ज़कीम ट्रेडमिल से नीचे उतर आया। ये लॉन के आखिर में बना जिम खाना था, जहाँ से पूरे लॉन का मंजर नजर आता था। वो धीमी चाल चलता हुआ ग्लास विंडो के पास आ खड़ा हुआ, दांतों पर दांत जमाए बगौर निशाल की जानिब देख रहा था, जो फूल चुनते हुए अपनी कलाइयाँ जख्मी कर रही थी। निशाल की निगाह इसकी जख्मी कलाइयों पर थी, जिनसे अब खून रिसने लगा था, मगर वो फूल हासिल करने की तगोदो में अपनी जख्मी कलाइयाँ और ज़कीम पर पुरशौक निगाहों से अनजान थी। कितने लातादाद फूल फ़कत एक गुलदस्ते के लिए। जब तमाम टहनियों का गुलदस्ता बनाकर पलटी तो ग्लास विंडो से अपनी जानिब देखते ज़कीम पर निगाह पड़ी। यूं अचानक नज़रों के तसादम पर निशाल का दिल रुक सा गया था। सख्ती से लब भींचते हुए ज़कीम ने निगाह का जाविया बदला था। फिर अगले ही पल वो पलट कर जिम खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। निशाल अपनी जगह साकित सी खड़ी थी। जिम खाने से निकलता वो इसी की जानिब आ रहा था। निशाल को अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। मजबूत चाल चलता वो इसके सामने आ रुका। निशाल ने लरजती पलकें उठाकर इसकी जानिब देखा, जो संजीदगी से इसके हाथों में मौजूद गुलदस्ते को देख रहा था। मान निशाल की निगाह अपनी कलाइयों से रिश्ते खून पर पड़ी थी। मारे शर्मिंदगी के इसने एक पल को अपनी आंखें मींच ली। ज़कीम ने हाथ बढ़ाकर सुर गुलाबों का गुलदस्ता छीनने के से अंदाज में इसके हाथों से लिया। निशाल ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा, जो अब बगौर महकते सुर गुलाबों को देख रहा था। वो मैं ये ब्लू दुपट्टे के पल्लू से रगड़कर इसे इन खून रिश्ते जख्मों को साफ करते हुए वो बोली थी, क्या तुम? एक अबरू उचकाकर वो सर दमोहरी से पूछ रहा था। जाने किसके लिए इसने खुद को अजियत से दो चार किया था। ज़कीम के अंदर कुछ चल रहा था, कुछ सुलग रहा था। आगा जान के लिए बना रही थी। इन्हें सुर गुलाब पसंद है ना? निशाल ने झूठ बोला था, वरना हकीकतन इसने ये गुलाब ज़कीम के लिए चुने थे। इसका इरादा चुपके से ये गुलाब ज़कीम के कमरे में रखने का था, मगर यहाँ तो इसने निशाल को रंगे हाथों पकड़ लिया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आगा जान को सुर गुलाब से एलर्जी है। गुलाब की महक से इन्हें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। फिर यह अचानक पसंदीदगी। वो बात अधूरा छोड़कर बड़ी संजीदगी से इसके मुतग़य्यर होती रंगत को देख रहा था। निशाल निगाह चुरा गई। अजीब मुजरमाना सा एहसास था। अब भला वो इसे क्या जवाब देती? इसे अपने पैरों पर निगाह जमाए खड़े देख कर ज़कीम ने बिना सोचे समझे इसकी जख्मी कलाई अपने मजबूत हाथों में ली। निशाल एक पल को दम बखुद रुई। वो बेतासुर निगाहों से इसकी कलाई का जायज़ा ले रहा था। निशाल का दिल ज़कीम के हाथ में मुकीद अपनी कलाई में धड़कने लगा। ये फूल मेरे कमरे में रख देना। इसकी कलाई झटकने के से अंदाज में छोड़ते हुए ज़कीम ने वो फूल इसके दूसरे हाथ में थमाए थे, लेकिन निशाल के लब इसके हुक्म पर फड़फड़ाए थे। आगा जान का तो
पता नहीं, मगर अम्मू जान अपने इन सुर गुलाबों के लिए बहुत पोसेसिव हैं। तुमने इनके बागीचे से ये फूल चुरा कर जो गुनाह किया है, इसका कफारा इसी सूरत में मुमकिन है। तुम ये गुलाब मेरे कमरे में पहुंचा दो। ठहर ठहर कर बोलता हुआ अनजाने में निशाल की दिली मुराद पूरी कर गया था। निशाल ने शराफत से इस बात में सर हिलाया। इसके गुलाब चेहरे से निगाह हटाते हुए वो इसके पास से गुजर कर जाने लगा। जब वो कुछ याद आने पर इसे पुकार बैठी ज़गीम। वो अपने लबों की गैर इरादी हरकत पर वो खुद भी एक पल को हैरान हुई थी। माथे पर तेवरियां चढ़ाए वो पलटा था। आंखों में अपने नाम लेकर पुकारे जाने पर नागवारी धार आई थी। इसे अपनी जानिब मतवज्जा पाकर निशाल ने खुश्क पड़ते होंठों पर जबान फेरी। वो आप कह रहे थे ना कि 15 दिन बाद आप आएंगे। वो जैसे इसे याद दहानी करवा रही थी। ज़गीम ने अपनी घनी भवें उचकाई। वो इसकी हिम्मत पर हैरान था, जैसे इसने कभी इतनी अहमियत ही ना दी थी कि वो इसका हाल भी पूछती। कजा वो इससे इसकी वापसी के बाबत पूछ रही थी। वो इसे जवाब देना नहीं चाहता था, मगर इसकी गुलाफी आंखों में जलती जोत इसे चौंका गई थी। वो इस सूरत में आता अगर मैं कल वापस चला जाता। अब नहीं आऊँगा, संजीदगी से कहता वो बादल नख्वास्ता इसे जवाब दे गया। निशाल की आंखों में वीरानियां उतर आई। ज़गीम की ज़ेरक निगाहें इसके चेहरे के बदलते रंगों को खूब जांच रही थी। मगर मेरे पाँव की चोट की वजह से कल का सारा प्रोग्राम तो ख़राब हो गया था। अब निशाल ने बात अधूरी छोड़ दी। वो इस पर हक नहीं रखती थी, ना ही मलिया और ज़रकाम की तरह जिद कर सकती थी। बस ना जिताने वाले अंदाज में कुछ जिताना चाह रही थी। वो प्रोग्राम मलिया और ज़रकाम ने बनाया था, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ज़गीम ने 1 मिनट में इसकी औकात दिखा दी थी। यानी इसे साफ जिताया था। कल के प्रोग्राम में भी इसकी शमूलियत ज़गीम के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। निशाल की पलकें नम होने लगी। हाथों में पकड़े गुलदस्ते में गिरफ्त इस कदर सख्ती के टहनियों पर लगे कांटे इसकी नर्म और नाजुक हथेलियों पर चुभ कर इन्हें जख्मी कर गए थे। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था। वो पलटा था और वहां से निकलता चला गया। निशाल ने धुंधली होती आंखों से लम्हा बलम्हा दूर होते ज़गीम अजलाल को देखा था। जाने उस शख्स को इसे तकलीफ देकर क्या मिलता था, जाने अपने कौन से जज्बे की तस्कीन दरकार होती थी इससे, जो यूं बारहा इसे एहसास दिलाता रहता था निशाल उल्वी इसकी फैमिली में मिसफिट है। हाँ, शायद वो वाकई वहाँ मिसफिट थी, जो खुद ही इन सब में ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश करती रहती। मनफी सोचें इसके जहन में सर उभारने लगी थी। जब वो दुदकार गया मुझे, तब देखा अपनी आंखों का रंग। हैरान अलग, परेशान अलग, सुनसान अलग, बयाबान अलग। एक तरफा मोहब्बत कितनी अजियतनाक है, इसका अंदाज़ा इसे आज शिद्दत से हो रहा था। हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए निशाल ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। चाल में लड़खड़ाहट बड़ी वाज़ेह थी। एक बार फिर से इसे एहसास हो रहा था इसे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो एक बदकिरदार औरत की बेटी थी। हाँ, वो आगा जान की नाफरमान बेटी की औलाद थी। इसके लिए इस बड़ी दुनिया में कहीं जाए पनाह नहीं थी। अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती, हाथों से रिश्ते खून से बेपरवाह, वो ग्लास डोर धकेल कर फारूकी हाउस की अंदरूनी इमारत में दाखिल हो रही थी। इस दिन के बाद से इसने यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करना बंद कर दी थी। मिशाल हकीकतन इतनी खौफजदा हो गई थी कि हर वक्त फरिया बेगम के साथ चिपकी रहती और जावियार की मौजूदगी में तो अपने कमरे में छुप कर बैठ जाती। कई बार जावियार से सामना होने के बावजूद भी मिशाल ने इसकी आंखों में वो हवस और गंदगी भरा तासुर नहीं देखा था, मगर जिस तरह वो इस दिन इसके करीब आया था, इसके बाद मिशाल इसकी तरफ से चुकन्ना हो चुकी थी। इसने फरिया बेगम को कुछ नहीं बताया था। वो इन्हें इस बाबत कुछ भी बताकर है परेशान नहीं करना चाहती थी। भला वो इस मामले में इसके लिए कर ही क्या सकती थी, सिवाय इसके कभी अरशद बेग से बात करती और अरशद बेग उल्टा मिशाल को ही गलत करार देते और इन दोनों माँ बेटी पर जिंदगी मजीद तंग हो जाती। मामा, वो इन्हें पुकारती हुई किचन में चली आई। डाइनिंग टेबल के पास बैठी वो न जाने किन सोचों में गुम थी। इसके यूं पुकारने पर वो चौंक उठी। वो इसकी तरफ मुतवज्जा थी। मिशाल चेयर घसीट कर इनके पास, वो मैंने आपसे एक बात कहनी थी, मानेंगी? इसके लहजे में इल्तजा थी। अगर मानने वाली हुई तो ज़रूर मानूंगी, कहते हुए वो होले से पड़ पड़ी। मामा, वो मेरी दोस्त है ना सामिया, लास्ट वीक घर भी आई थी, आपसे मिली भी थी, याद है ना आपको? मिशाल ने इन्हें याद दिलाया था। फरिया के लबों की मुस्कुराहट सिमट के इन्हें अंदाज़ा हो रहा था अब वो इनसे यकीनन पाकिस्तान के मतलब कोई बात करने वाली है। हाँ, मुझे याद है, इन्होंने संजीदगी से कहा। वो सामिया पेपर्स के बाद पाकिस्तान वापस जा रही है। मिशाल ने तमहीद बांधना चाहिए। मिशाल, फरिया बेगम ने इसे टोक दिया। मामा, पूरी बात तो सुन लें। मिशाल ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। फरिया बेगम ने लब बिंचते हुए इस बात में सर हिलाया। सामिया की शादी है, वो जैसे ही पाक जाएगी 1 हफ्ते के बाद इसकी शादी हो जाएगी और मैं इसकी शादी में जाना चाहती हूँ। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाने दे मामा, प्लीज़। मिशाल ने कहते हुए इसके हाथ थाम लिए थे। फरिया बेगम ने बेचैनी से पहलू बदला था। मिशाल, तुम क्यों बार बार एक ही बात की जिद करती हो? वो कतरे सख्ती से बोली थी। मामा, मैं कौन सा हमेशा जाने का कह रही हूँ, 1 डेढ़ हफ्ते की तो बात है। इसकी शादी अटेंड करके वापस आ जाऊंगी।
प्लीज़ मामा मान जाए ना। मिशाल बाकायदा तरलों पर उतर आई थी। मिशाल तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? अगर तुम पाकिस्तान जाओगी तो बाबा जानी तुमसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ मेरे किसी भी अपने से मिलो। फरिया बेगम ने सच होकर कहा था। मगर क्यों मामा? आप क्यों मुझे बाबा जानी नाना जान से दूर रखना चाहती हैं? खुद तो आपको जब भी मौका मिलता है इनसे फ़ोन पर बात कर लेती हैं। मेरी तो आज तक आपने इनसे बात तक नहीं करवाई। मामा ऐसा कौन सा राज है? ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाने के लिए आपने हम दोनों को अजियत से दो चार कर रखा है? वो फट पड़ी। बचपन से इनकी अधूरी बातें सुन सुनकर वो तंग आ चुकी थी। इसके मिजाज में नरमी थी, इसलिए हमेशा जब भी फरिया बेगम इसे चुप रहने का कहती वो चुप हो जाया करती थी। वह बदले में सवालात कम ही किया करती थी। मगर अब इस घर और इस घर के माहौल में रहना मिशाल के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस पर मजीद फरिया बेगम की वही पहेलियाँ। अगर मैं तुम्हें किसी भी इकदाम से रोक रही हूँ तो तुम्हें इतना समझ जाना चाहिए कि इसी में तुम्हारी कुछ बेहतरी होगी। फरिया बेगम ने दुरुस्तगी से कहा। पता नहीं आप मेरी कौन सी बेहतरी देख रही हैं मामा? यहाँ जो तबाही मेरे सर पर मंडला रही है वो आप क्यों नहीं देख पा रही? वो आज दूसरी बार इनके साथ इस कदर तल्ख हुई थी। ये सारी तबाहियाँ तुम्हारी अपनी ही मुंतखब करता है मिशाल। मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया? एक क्या ऐसा करने को तुम्हें अरशद साहब ने कहा है या मैंने मजबूर किया है? फरिया बेगम के लहजे में सख्ती थी। मिशाल की आंखें भर आई थी। आपको भी लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? इसने भराई आवाज़ में इनसे पूछा था। फरिया बेगम खामोश होगी। मामा ड्रग्स मैं नहीं जावियार भाई लेते हैं। मेरा यकीन करें वो सब जावियार भाई ने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कहते कहते रो पड़ी। इसे रोता देखकर फरिया बेगम नरम पड़ गई। मिशाल इन्होंने इसे नरमी से पुकारा। मामा मेरा यकीन करें प्लीज़। वो मुसलसल रो रही थी। फरिया बेगम ने इसे नरमी से गले लगा लिया था। वो संजीदगी से इसे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान भेजने का सोचने लगी थी। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे तमाम अफराद खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, अपनी मखसूस नशिस्त संभालते बैठे आगा जान आज कुछ परेशान से लग रहे थे। ज़कीम अजलाल निगाह झुकाए चुपचाप दोस्त हलक से नीचे उतार रहा था। निशाल कहाँ है? इसकी गैर मौजूदगी ज़कीम समेत सभी ने महसूस की थी, मगर ये पूछने वाले आगा जान थे। अपने रूम में ही होगी। मलिहा ने आहिस्तगी से कहा। तबीयत तो ठीक है इसकी, नाश्ता करने नहीं आई? अकराम साहब ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। शाज़मा बेगम ने सख्त बेजार होकर पहलू बदला था। जी तबीयत तो ठीक है इसकी, मगर मेरा ख्याल है मिजाज ख़राब है मोहतरमा के। ज़रग़ाम ने मुस्कुराते हुए कहा। मिजाज खराबी की कोई ख़ास वजह? आगा जान ने भवें उचकाकर पूछा। यकीनन तुमने ही कोई शरारत की होगी। कहते हुए आगा जान ने ज़रग़ाम को सख्त चतूनों से घूरा था। वो गड़बड़ा गया। अरे कसम ले लें दादा जान, मुझ मासूम ने आज कुछ नहीं किया। ज़रग़ाम ने अपनी सफाई दी। वो तो सुबह ही सुबह आज इससे टकराव हो गया था। तब इसकी सूजी सूजी आंखें देखकर अंदाज़ा हुआ कि यकीनन मौसम आज अबर आलूद है। मेरा कसम से कोई कसूर नहीं। वो आगा जान की आंखों से झलकती तशवीश देकर कदरे संजीदगी से बोला। मलिहा बेटे जाओ इसे बुला कर लाओ। खाने से क्या नाराज़गी? आगा जान ने मलिहा को मुखातिब किया। निशाल के बगैर इनके हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। इन्होंने एक तीखी निगाह सर झुकाए बैठे ज़कीम पर डाली। तभी ज़कीम की निगाह इनसे मिली। वो अपनी जगह चोर सा हो गया। इसने फ़ौरन नजरें चुरा ली। आपको पता तो है इसकी ज़िद कैसी है। वो नहीं आएगी, छोड़ दें इसे इसके हाल पर। जब मूड होगा तो खुद ही कर लेगी नाश्ता। आप प्लीज़ नाश्ता करें, मलिहा ने संजीदगी से कहा। शाज़मा बेगम निशाल नामे से कोफत ज़्यादा सी हो रही थी, मगर लब सिए नाश्ता कर रही थी। फरी की कॉल आई थी क्या? अकराम साहब ने आहिस्तगी से आगा जान से पूछा। अकराम साहब के साथ बैठे ज़कीम की समातें इनका कहा जुमला सुन चुकी थी। इसके अज़ाब तन गए थे। प्लेट घसीटते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। क्या हुआ? नाश्ता तो ठीक से करो। इसे खड़ा होते देखकर अकराम साहब ने कहा। मेरा पेट भर चुका है। ज़कीम ने इसे इस अंदाज में कहा जैसे कह रहा हूँ निशाल नामा सुन सुनकर ही मेरा पेट भर चुका है। अकराम साहब ने अपने लब बींच लिए थे। ज़कीम के सर्द रवैये से वो अक्सर परेशान हो जाया करते थे। अब वो भी जान चुके थे कि निशाल और इसकी माँ के जिक्र से ज़कीम का मूड ख़राब हो चुका है। वो लंबे लंबे ढक बैठता वहाँ से निकलता चला गया और बुलाएं निशाल को। मेरा बेटा तो नाश्ता छोड़ कर चला गया है। नागवारी से बोलती शाज़मा बेगम भी उठ खड़ी हुई थी। ज़रग़ाम और मलिहा का मूड भी ऑफ हो चुका था। अकराम साहब तासुब से सर झटकते हुए नाश्ता करने लगे। आगा जान के चेहरे पर परजमर्दगी सी छा गई थी। ये दोनों कब निशाल को कबूल करेंगे अकराम? वो दुख से कह रहे थे। शाज़मा बेगम वहाँ से जा चुकी थी। नाश्ते के बर्तन समेटती अम्मा भी उदास नज़रों से इकराम साहब की जानिब देख रही थी। ये सब शाज़मा का किया धरा है बाबा जान। इन्होंने ही कभी ज़कीम को इस खोल से बाहर नहीं निकलने दिया। जाने कौन से खच्चे लाक हैं इन्हें। बस अल्लाह से बेहतरी की दुआ ही की जा सकती है। अकराम साहब ने तासुफ से कहा था। लेकिन बेहतरी की कोशिश हम खुद भी तो कर सकते हैं ना अबू।
ज़रग़ाम ने संजीदगी से कहा। इकराम साहब ने सवालिया नज़रों से ज़रग़ाम की तरफ देखा। साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? इकराम साहब ने नरमी से कहा। ज़रग़ाम को कुछ हौसला हुआ। मलिहा का हलक खुश्क होना। अब्बू, अगर हम निशाल और ज़कीम भाई की शादी कर दे तो? ज़रग़ाम ने आहिस्तगी से कहा। ज़रग़ाम की बात पर आगा जान और मलिहा समेत अब अम्मा बी ने भी इसे दाद देती नज़रों से देखा था। इकराम साहब हौले से मुस्कुरा दिए। तुमसे पहले क्या मैं ऐसा नहीं सोच सकता था? मैंने कई बार सोचा, मगर ज़कीम, इसकी रजामंदी के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? इकराम साहब ने संजीदगी से कहा। अब्बू, इस बारे में भी आराम से बैठकर सोच लेंगे, मगर अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को क्लोज़ करते प्लीज़। अम्मी या भाई के कान में भनक भी पड़ गई तो बस फिर ट्रेन चलने से पहले ही पटरी उखाड़ फेंकेंगे वो दोनों। संजीदगी से कहती हुई मलिया आखिर में हंस पड़ी। आगा जान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। मलिया बेटी, ठीक कह रही है इकराम, हम इस बारे में आराम से सोचेंगे। आगा जान ने नरमी से कहा। इकराम ने इस बात में सर हिला दिया। वो दर हकीकत वो परेशान हो चुके थे, मगर बज़ाहिर खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहे थे। आगा जान इनके इस दिखावे के इत्मीनान को बखूबी समझते थे। बहू की नापसंदीदगी वो चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते थे। निशाल बचपन से ही शाज़मा के करीब होने की कोशिश करती थी, मगर इनकी नफ़रत के आगे इसकी मासूमियत राय कहाँ गई थी। अपने कमरे में आकर वो बेड पर गिर सा गया था। इसकी सूजी सूजी आंखें देखकर अंदाज़ा हुआ कि यकीनन आज मौसम अबर आलूद है। ज़रग़ाम की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह इसके दिमाग में ज़रबे लगा रही थी। इससे निशाल पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसे इसने आज सुबह कुछ भी तो नहीं कहा था, मगर फिर भी इसने नाश्ते की टेबल पर ना आकर अपने मूड खराबी का पता दे दिया था। बेड से उठकर वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। जीन्स की जेब से लाइटर निकालकर इसने सिगरेट सुलगाई थी। सिगरेट का धुआं फिजा में तहलील करते हुए वो सोच रहा था, काश वो निशाल उल्वी को भी यूं ही आसानी से अपने घर से निकाल बाहर करता। सिगरेट के गहरे कश लगाते हुए मुसलसल टहल रहा था। दफ्तर इसकी निगाह साइड टेबल पर एक तरफ कोने में रखे गुलाबों के गुलदस्ते पर पड़ी। सुर्ख गुलाब देखते हुए इसकी आंखों में सुर्खी उतरी थी। चंद कदम आगे बढ़कर इसने वो गुलदस्ता उठाया। हाथ में पकड़े गुलदस्ते को देखते हुए वो रगों में लावा सा बहता महसूस हुआ। दर हकीकत ज़कीम में जलाल को निशाल का ये फूल चुनना नागवार गुजरा था। जाने क्यों इसे यह एहसास ही शदीद जलन से दो चार कर गया था। वो नाजुक जान जाने किसके लिए खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। इतनी बेखुदी थी कि अपनी कलाइयाँ जख्मी कर बैठी थी। इसीलिए ज़हीम ने वो फूल इसके हाथों से झपट लिए थे, पूरे हक से, इस्तेहकाक से। जैसे अगर निशाल अलवी ने इस गुलदस्ते के लिए इतनी मुशक्क़त उठाई है तो फिर यकीनी तौर पर इन फूलों की खुशबू पर ज़हीम इजलाल का ही हक है। और अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। भला ज़रूरत ही क्या थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? मुमकिन है इसने ये फूल वाकई आगा जान के लिए चुने हो और वो ख्वामख्वाह ही इसको ऑर्डर दे आया हो कि गुलदस्ता इसके कमरे में रखा है। मनफी सोचे सोचते हुए ज़कीम को अपनी सुबकी महसूस होने लगी। तभी तो वो नाश्ता करने डाइनिंग टेबल तक नहीं आई थी। एक और मनफी सोच ज़कीम के दिमाग की रगें तनने लगी। ज़कीम को अपने हाथों में मौजूद सुर गुलाबों से नफरत महसूस हुई। मान इसकी नज़र सब्ज़ टहनियों पर पड़ी थी। इसने आंखें सुकेड़कर इन सब्ज़ टहनियों को देखा। खून की चंद बूंदें थीं जो टहनियों पर बहती हुई जिम से चिपकी हुई थी। ज़कीम को लगा इसकी मुट्ठी में निशाल की ज़ख्मी कलाई मुकीद हो। नरम कलाई का लम्स बड़ा सुकून आवर था। इस सुकून से घबरा कर ज़कीम ने फ़ौरन से पहले वो गुलाब डस्टबिन में फेंक दिए। जैसे कोई अफरियत था जो इन फूलों की खुशबू के साथ इसके हवासों पर सवार हो रहा था, इसकी जान से चिमट रहा था। ज़कीम ने सख्ती से लब बींचे, दूसरे सिगरेट सुलगाई। इसका रूम रूम से लग रहा था। आंखों में गुलाल उतरा था। सुबह ही सुबह इसने मूड गारत कर दिया था। इसका बस चलता तो अभी के अभी इस लड़की को समंदर में फेंका था, जिसकी नफरत में चलते चलते वो खुद राख होने लगा था। मजीद कितना इंतज़ार बाकी है? ज़ावियार बेग वो क्लब में बैठा एक नया नशा ट्राई कर रहा था जब पीटर इसके सामने आकर बोला था। ज़ावियार ने तीखी नज़रों से इसकी जानिब देखा। किस बात का इंतज़ार? ज़ावियार अनजान बना। पीटर के माथे पर शिकने नमूदार होने लगी। लगता है नशा तुम्हारे सर को चढ़कर बोल रहा है ज़ावियार बेग। तुम भूल रहे हो कि 15 दिन पहले हमारी क्या बात हुई थी? स्टूल पर बैठते हुए पीटर ने संजीदगी से कहा। ज़ावियार इस्तेहज़ाइया हंस दिया। कोई भी नशा ज़ावियार बेग को फारिग दिमाग नहीं कर सकता माय डियर पीटर। मैं नशा पूरा करता हूँ और फिर इसे उतार फेंकता हूँ। मुझे हमारी बात बहुत अच्छे से याद है। ये बात तुम भी बखूबी जानते हो। ज़ावियार बेग खुद भी ब्रांडेड नशे का आदी है और मेरे घर जो देसी विस्की तुम्हें अपनी जानी मतवजा कर चुकी है, मुझ मासूम ने तो इसे चखा तक नहीं। सुर्ख आंखें पीटर की आंखों में डालते हुए वो मायने खेजी से कह रहा था। पीटर के लब इसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। यानी मुझसे पहले तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? पीटर ने साफ बात की। ज़ावियार के होंठों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट रेंगे। अब समझे हो ना बात? बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम खुद सोचो, वो मेरे घर में
मेरे सामने, मेरे बिल्कुल करीब है, मगर अब तक मैंने इसे नहीं छुआ। इसे छू नहीं पाया तो तुम्हारे लिए अरेंज करना किस कदर मुश्किल होगा। एक बार इसे मेरे हाथ लग जाने दो ज़रा, फिर तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। खबासत से हंसते हुए वो पीटर को राम कर रहा था। पीटर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाए। इंतज़ार कठिन ज़रूर था, मगर इंतज़ार का नतीजा अगर मिसाल थी तो पीटर को वह इंतज़ार कबूल था। जबकि पीटर की दिली हालत से बेखबर जावियार बेग संजीदगी से कुछ सोच रहा था। इसका शैतानी दिमाग बहुत तेज़ी से मंसूबे बना रहा था। कितना कठिन था इस शख्स को जाते देखना। हमेशा की तरह आज भी वह दरवाजे की ओट में छुपी हुई वो भीगी आंखों से शाज़मा बेगम से प्यार लेते ज़मीन में जलाल को देख रही थी। वो जा रहा था। पिछले 4 सालों से वो यूं ही महीनों बाद आता था और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वापस चला जाता था। अब तक तो निशाल उल्वी को आदत हो जानी चाहिए थी, मगर दिल बड़ा मासूम था। हर बार कुरलाता रहता था। इसे ज़मीम की पुलिस जॉब से शदीद नफरत थी। इसी जॉब की वजह से तो वो इसकी निगाहों से दूर रहता था। भला क्यों कर वो इसकी जॉब के हक में हो सकती थी। अब वो अम्मा बी से अपने सर पर हाथ फिरवाकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था। निशाल की आंखों से निकलते हुए आंसू इसकी सफ़ेद आरज़ों पर बिखर रहे थे। निशाल के पास खड़ी मलिहा ने एक नज़र निशाल के मलूल चेहरे की जानिब देखा था, फिर सरहद से भागती हुई ज़मीम के पीछे लपकी। निशाल ने गीली आंखें सुकेड़ कर ज़मीम के पीछे लपकती मलिहा को देखा। क्या वो इसे रोकने जा रही है। निशाल के जहन में बेवकूफ़ाना सोच है। भाई भाई बात सुने प्लीज़। मलिहा की पुकार पर ग्लास डोर खोलते ज़मीम के हाथ रुके थे। वो मलिहा की तरफ पलटा था। मलिहा तुम्हें कब अकल आएगी। जाते हुए को पीछे से आवाज़ नहीं दी जाती। शाज़मा बेगम ने मलिहा को डपटा था। अम्मी बस सिर्फ 1 मिनट ना। मलिहा ने लिजाजत से कहा। ज़मीम इसके अंदाज पर नरमी से मुस्कुरा दिया। शाज़मा बेगम सर झटकती हुई किचन की जानिब बढ़ गई थी। सुनाएं जी। ज़मीम ने खिलाफ मामूल गैर संजीदगी से कहा। मलिहा के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। भाई आपने कल कहा था ना कि आप 15 दिन बाद दोबारा आएंगे। मलिहा के सवाल से इसे निशाल का सवाल याद आया। वो भी तो सुबह यही सवाल कर रही थी। ज़मीम के चेहरे पर संजीदगी तरह आई। भाई मैं और ज़गाम आपका वेट करेंगे, आप ज़रूर आइएगा। अगर आप ना आए तो मैं आप पक्का इस बार आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। मलिहा ने मोहब्बत से कहते हुए ज़मीम पर मान जिताया था। ज़मीम के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया। निशाल ने क्यों नहीं कहा था कि वो इसका इंतज़ार करेगी। ज़मीम के जहन में सवाल उभरा था। भाई बोले ना आएंगे ना आप। मलिहा इसका हाथ थाम कर बोली। वो चौंक उठी। हाँ कोशिश करूँगा। इसका गाल थपकते हुए वो नरमी से बोला था। सिर्फ कोशिश। मलिहा ने खफगी से कहा। ज़मीम अजीब से उलझन का शिकार हो रहा था। पूरी कोशिश करूँगा, बस तुम दुआ करना जो केस हैंडल कर रहा हूँ वो हल हो जाए बस। ज़मीम होले से मुस्कुराते हुए कह रहा था। हाय अल्लाह, मेरी तो सारी दुआएं आपके लिए हैं भाई। इंशाल्लाह कामयाबी आपको ही मिलेगी। मलिहा ने पूरे यकीन से कहा था। ज़मीम ने इसकी मोहब्बत में आगे बढ़कर होले से इसे गले लगाया। फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसका सर थपकते हुए वो नरमी से बोला। तभी इसकी निगाह दरवाजे की ओर से झांकती निशाल पर पड़ी। एक पल को ज़मीम की निगाह साकित हुई थी। वो पानी भरी आंखों से इसकी जानिब देख रही थी। ज़मीम से निगाहें मिलने पर फौरन पीछे हुई थी। ज़मीम ने धीरे से मलिहा को खुद से अलग किया और फिर ग्लास डोर खोलता वहां से निकलता चला गया। निशाल का दिल यूं अपनी चोरी पकड़े जाने पर तेजी से धड़कने लगा। वो दिल पर हाथ रख के अपनी सांसें हमवार कर रही थी, जबकि मलिहा ने आकर इसका कंधा हिलाया। बस बस मुराकबे से निकल आओ बाहर। बाहर से डन हो गई है मेरी बात। 15 दिन बाद आ जाएंगे वो। मलिहा पुरजोश सी बता रही थी। निशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई, मगर आंखें हुनूज वीरान सी थी। एक तो तुम्हारी उदासी की इस तवील पीरियड से मेरी बड़ी परेशान हूँ। जब भी शुरू होता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मलिहा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। निशाल ने इसकी बात पर हंसते हुए सर झटका। ये उदासी तो जाते जाते ही जाएगी। अभी तो फिलहाल मैं तुम्हारे भाई के रूम में जा रही हूँ। निशाल ने आंख दबाते हुए कहा। मलिहा ने तासुफ से नफी सर हिलाया। ओह, एक बात तो मुझे तुम्हारी इन बेवकूफ़ाना हरकतों की बिल्कुल समझ नहीं आती सच्ची। हर बार भाई के जाने के बाद इनके रूम में घुसकर कौन सी महक महसूस करती हो तुम मोहतरमा। मुझे तो बस सिगरेट की ही स्मेल आती है। मलिहा ने नाक चढ़ाते हुए गैर संजीदगी से कहा था। महसूस करने वाला दिल होना चाहिए मलिहा बीबी। सिगरेट की इस स्मेल में इनकी सांसों की महक भी शामिल होती है। तुम नहीं समझोगी। निशाल ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। मलिहा ने आईब्रो चढ़ा कर कंधे उचकाए थे, जैसे कह रही हो जाएं जी। निशाल छोटे छोटे कदम उठाती ज़मीम के बेडरूम तक आई थी। आहिस्तगी से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल हो गई थी। कमरे का हाल हमेशा से मुख्तलिफ नहीं था। वो हमेशा साफ सुथरा कमरा छोड़कर जाया करता था, यूं जैसे जानबूझकर अपनी वहाँ क़याम पजीरी के तमाम असरात मिटा दिया करता था। जैसे इसे मालूम था कि निशाल इसकी गैर मौजूदगी में वहाँ से
महसूस करने आती है। धीमी चाल चलते वो कमरे के वस्त में आ रुकी थी। बेड की बेशिकन चादरें थी जिसे वो रात भर सोया ही ना हो। हर चीज तरतीब से अपनी जगह पर मौजूद थी। आहिस्तगी से चलती हुई वो अलमारी के पास आ रुकी थी। आहिस्तगी से चलती हुई वो अलमारी के पास आ रुकी। अलमारी का पट खोलकर इसने ज़गीम की हैंग हुई शर्ट को छू लिया। इन शर्ट से ज़गीम की मखसूस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ी रही, फिर पलटी थी और चलती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ी हुई। शफाफ आईने में निशाल का अक्स मुस्कुरा रहा था। क्या कभी हम दोनों, ज़गीम और इसका अक्स, एक साथ इस आईने में मुस्कुराएगा? वो अपने अक्स को देखती हुई धीमी आवाज में पूछ रही थी। आईने समेत कमरे की हर शय ने इस बात में सर हिलाया। निशाल की आंखें चमकने लगी। मान इसकी निगाह सुर्ख गुलाबों की तलाश में साइड टेबल की तरफ उठी थी। फूल वहां नहीं थे। निशाल की दिल को कुछ हुआ था, तो यानी ज़गीम ने वो बुके देख लिया होगा। निशाल ने सोचा था, क्या वो गुलाब ज़गीम अपने साथ ले गया? बड़ा ही खुशफहम सा सवाल था जो दिल ने मासूमियत से पूछा था। निशाल की गर्दन गैर इरादी तौर पर नफी में हिली थी। नहीं, वो ऐसी इनायात करने का आदी तो नहीं था। निशाल ने एतराफ में निगाह दौड़ाई। दरवाजे के पास रखी डस्टबिन से कुछ नजर आया था। निशाल के कदम मकैन के अंदाज में इस तरफ आए थे। शायद वो जानती थी कि वो क्या हो सकता है। करीब जाते हुए निशाल ने झुक कर वो गुलदस्ता डस्टबिन से बाहर निकाला था। फूल मुरझाए हुए लग रहे थे। सिगरेट के अध जले टुकड़े, एक सिगरेट की डब्बी और खाली लाइटर डस्टबिन में पड़ा इसका मुंह चढ़ा रहा था। निशाल के लबों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी थी। तो ये औकात थी इन गुलाबों की। इसने धीरे से दिल से सरगोशी की। निशाल का दिल अपने जज्बात की बेरहमती पर कुड़लाहा था। निशाल ने बेदर्दी से टहनियों पर लगे फूल नोच डाले थे। आंखों से सिल रवां जारी था। पत्ती पत्ती वहीं बिखेरे हुए खुद को तकलीफ से दो चार कर रही थी। क्यों 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 थी इसे इस बेहिस इंसान से मोहब्बत? इसका भलकता हुआ दिल इस सवाल पर मुंह छुपाकर सिसकने लगा। तुम मोहब्बत के नहीं, नफरत के काबिल हो ज़गीम इल्जलाल। वो रोते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाई थी। दिल दर्द से फट रहा था। इसे खुद पर तरस आ रहा था। निशाल ने अपनी जख्मी कलाइयां अपनी आंखों के सामने की। क्या मिला था जख्म खाकर? क्या मिला था इस शख्स की आरजू करके? वो खुद से पूछ रही थी। क्या मिला था मोहब्बत से, ख्वाब की मसाफत से, वसल की तमाज़त से, रोज़ो शब की रियासत से? क्या मिला मोहब्बत से? एक हिज्र का सहरा, एक शाम यादों की, एक थका हुआ आंसू। जमीन पर बिखरी पत्तियों को भीगी आंखों जमीन पर बिखरी पत्तियों को भीगी आंखों से देखती वो तकलीफ ज़्यादा सी अपनी यकतरफा मोहब्बत का अंजाम देख रही थी। तुम्हारे ये टसवे बहाना फजूल है लड़की। जो तुम चाहती हो वो मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। शाज़मा बेगम की सर्द आवाज़ पर इसने सर उठाकर सामने देखा। वो दरवाजे में खड़ी थी। इसे रोता देख चुकी थी। निशाल ने फौरन अपने आंसू साफ किए। आप गलत समझ रही हैं मोमानी, इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। गलत? तुम्हारे सारे लक्षण मेरी आंखों के सामने ही हैं। मैं तुम्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में समझा रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जी और अकराम साहब की पुष्ट पनाही हासिल करके अगर तुम ये समझ रही हो कि इस घर की बहू बन जाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कठोरपन से बोलती हुई वो इसकी आंखें नम कर गई थी। मुझे ऐसी कोई भूल नहीं है मोमानी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप और ज़गीम मुझसे शदीद नफरत करते हैं। निशाल भराई हुई आवाज़ में बोली थी। जब सब जानती हो तो फिर क्यों दौरे डालती हो मेरे बेटे पर? खुद तो तुम्हारी माँ ऐश की ज़िंदगी गुजारी, तुम्हें यहाँ हमारे सरों पर छोड़कर मेरी जिंदगी अजीजन कर रखी है। नफरत से कहती हुई वो इस पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। निशाल को लगा वो इसके जिस्म पर कोड़े बरसा रही हूँ। अगर आपको मुझसे इतना ही मसला है तो जाकर आगा जान से बात करें, वो मुझे घर से निकाल दें या फिर मुझे मेरी मामा के पास भेज दें। मुझे ये सब कहने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके ये अल्फाज सिर्फ मेरी रूह छलनी कर सकते हैं। मुझे इस घर से जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। अपने आंसू हलक में उतारते हुए वो बेतासुर लहजे में बोली थी। शाज़मा बेगम के इन को इसके अल्फाज से आग लगी थी। बदजात, बदजबान लड़की, तुम्हें एक ना एक दिन इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। मेरे घर में रहोगी तो अपने असरात मेरी मासूम बेटी पर भी डालोगी। जैसी माँ वैसी बेटी, बदकिरदार। वो अपनी जबान से जहर उगल रही थी। निशाल की आंखों से सैलाब उमड़ने को तैयार था। निकलो मेरे बेटे के कमरे से, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुमसे तुम्हारी जवानी नहीं समझ रही तो भाग जाओ अपनी माँ की तरह यहाँ से, मगर मेरे घर रहकर मेरे ही बेटे के सामने मुंह काला करने की सोचना भी मत। इनका बस नहीं चल रहा था। वो इसे हाथ से पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। आपको जो कहना है मुझे कहें, मेरी माँ को कुछ मत कहें। निशाल ने भीगी आंखों से कहा। पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए आंसू बहुत तेजी से रुखसारों पर फिसल रहे थे। तुम्हारी मामा जाने कितनी फहश औरतें मरी होंगी जिस दिन वो पैदा हुई होगी। हमारे घर की खुशियों को खा गई डाइन, और अब तुम्हें मेरे सीने पर मूंग दलने को छोड़ रही है। वो तो जैसे मौका की तलाश में ही थी। निशाल इन्हें तन्हा मिले और वो इस पर
संगबारी करे। निशाल का दिल खून के आंसू रोने लगा। अब खड़ी खड़ी मेरा क्या मुंह देख रही हो, निकलो यहाँ से, गुस्से से कहते हुए इन्होंने बाकायदा हाथ से पकड़कर बाहर को धकेला था। वो लड़खड़ाकर दहलीज से 2 कदम दूर खड़े जगीम जलाल के सीने से लगी थी। वो जो अपना वायलेट लेने वापस आया था, माँ के अल्फाज सुनकर अपनी जगह बुत बन गया था। निशाल ने निगाह उठाकर धुंधली आंखों से इसका चेहरा देखा था। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे शाज़मा बेगम की तरफ देख रहा था, जो इसे वहां देखकर एक पल को बुखला गई थी। जगीम, तुम गए नहीं बेटा? इनके लहजे में फौरन चाशनी भर आई। जगीम ने इन पर से निगाह हटाकर रोती हुई निशाल को देखा था। जाने कितने शिकवे गिले नारसाइयों के अज़ाब थे जो इसकी गुलाफी आंखें चीख चीख कर जगीम इजलाल को सुनाने के लिए बेताब थी। गहरा सांस खारिज करते हुए जगीम ने अपनी निगाह का जाविया बदला था। निशाल वहां से भागती चली गई, अपना वॉलेट भूल गया था, वही लेने आया हूँ, जगीम ने संजीदगी से कहा। शाज़मा बेगम इस बात में सर हिलाती जगीम की सुर्ख पड़ती आंखों से निगाहें चुराती वहां से निकल गई। जगीम को लगा कमरे की दीवारों से आग के शोले निकल रहे हों। पाँव की ठोकर से दरवाजा बंद करते हुए बेड की तरफ बढ़ाता, तकिए से अपना वॉलेट लेते हुए इसकी निगाह डस्टबिन के पास खड़ी फूलों की पत्तियों पर पड़ी थी। इसे याद आया, आज सुबह इसने वो गुलदस्ता गुस्से में अगर डस्टबिन में फेंक दिया था। जगीम को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हो रही थी। माँ के जुमले कानों में गूंज रहे थे जो इन्होंने बड़े तनफ्फुर से निशाल से कहे थे। जाने क्यों इसे गुस्सा आया था, अंदर कहीं आग सी फैल रही थी, मगर क्यों? अचानक इसके ज़हन में सवाल आया, वो क्यों इतना बुरा महसूस कर रही थी? सुबह तो कहा था इसकी माँ ने, बदकिरदार ही तो थी निशाल की माँ, वो भी तो इस औरत की बदकिरदार ही कहता था जो बदकिस्मती से इसकी फूफो थी। आज अगर इसकी सोचों को शाज़मा ने लफ्जों का पैराहीन दे ही दिया था तो बुरा क्यों लग रहा था सही में जलाल को? वो उलझन अमेज नजरों से मुसलसल जमीन पर बिखरी पत्तियों को घूर रहा था। नहीं, इसे अपनी माँ के अल्फाज बुरे नहीं लग रहे थे। वो अल्फाज इसे क्यों कर बुरे लग सकते थे? तमाम अल्फाज इसकी सोचों से मुख्तलिफ थोड़ी ही थे। तो फिर क्या नागवार क्या नागवार गुजरा था? क्या चीज़ थी जो इसे बेचैन कर रही थी? वो उलझता हुआ कमरे में टहलने लगा था। क्यों वजूद में गर्दिश करता खून उबल रहा था? क्यों वो आंखों में चुभन महसूस हो रही थी? आखिर क्यों? दफ्तन इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। 2 रोई रोई गुलाफी आंखें तस्वुर में नजर आई थी। इन गुलाफी आंखों का गुलाल बड़ा कुर्बनाक था। जगीम की उलझन सुलझ गई थी। वो जान चुका था इसकी बेचैनी की वजह क्या है। वो वजह जान लेने के बाद वो मजीद बेसुकून हुआ था। सालों से खामोश दिल पहली बार शोर मचाने लगा था। जगीम ने सख्ती से दिल को टपटा था। लब भींचते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ा था। दहलीज के करीब बिखरी पत्तियां इसके भारी बूटों तले आई थी। हैंडल पर जमा इसका हाथ साकित हुआ था। जमीन पर देखते हुए वो पंजों के बल बैठा था। बेशुमार पत्तियां और कुछ टूटे अधूरे गुलाबों की फूल अपनी बेरहमती पर रो रहे थे। हाथ बढ़ाकर चंद पत्तियां इसने अपनी मुट्ठी में ले ली थी। मुट्ठी में मुकीद पत्तियों को मसलते हुए वो जाने क्या महसूस करना चाहता था। अगले ही पल हाथ झाड़ते हुए इसने इन पत्तियों को दरमियान जमीन पर पड़ा एक गुलाब का फूल उठाया था और अपने वॉलेट में रख लिया था। फिर खड़ा हुआ और वो वॉलेट जेब में रखकर कमरे से निकल गया था। वो जिस खामोशी से वॉलेट लेने आया था इसी खामोशी से वापस चला गया। बी अम्मा के कमरे की खिड़की से 2 आंखों ने इसकी गाड़ी को फारूकी हाउस का गेट क्रॉस करते हुए देखा था। निशाल की आंखों से 2 बेमोल मोती इसकी रुखसारों पर लड़क गए थे। ये मेरा सफ़र नहीं मुख्तसर, मेरे अजनबी, मेरे आशना, मेरे बेखबर, यहाँ हर कदम पे हैं रंजिशें, यहाँ सांस सांस में खार हैं तेरी सर्द मोहरी और बेरुखी के हज़ारों तीर जहर बिछे जो जिगर से रूह के पार हैं। मेरा बस नहीं चल के पलट सकूं किसी मोड़ पर, कुछ पल को रुक के भी सोच लूं, तुझे जज्बे दिल से पुकार लूं, तुझे दूर जाने से रोक लूं, तुझे अपने दिल के तमाम जंग हसीन जज्बे खलूस पल जो अमानतन मेरे पास हैं सब एक बार भी सौंप दूँ। पर क्या करूँ तेरी ज़ात से मेरी ज़ात तक, ये मेरा सफ़र नहीं मुख्तसर, ये मेरा सफ़र नहीं मुख्तसर। निशाल के लब धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे। निशाल बेटी, तुम कब तक यूं ही बर्दाश्त करती रहोगी? फारूकी साहब आगा जान को बता क्यों नहीं देती कि शाज़मा बहू तुम्हें यूं बारहा बेइज्जत करती रहती हैं? बी अमन ने नरमी से इसके बाल सहलाते हुए कहा। वो इनके बेड पर इनके पास आकर लेट गई थी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे इनके बालों में अपने नर्मो नहीफ उंगलियां चला रही थी। इनको बताने से क्या होगा अम्मा भी, इनकी शुगर बढ़ जाएगी, सांस फूलने लगेगी तो नुकसान किसका होगा? मेरे आगा जान मजीद बूढ़े हो जाएंगे अम्मा भी, वो मजीद बीमार हो जाएंगे तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। ममानी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमांकों से मुस्कुराते हुए निशाल ने पसमर्दगी से कहा था। अम्मा भी अफसुर्दा हो गई थी। जगीम बाबा ने बहू को कुछ नहीं कहा? अम्मा बी ने आज से देखा। निशाल रोती हुई सीधा इन्हीं के पास आ गई। जब भी शाज़मा बेगम या जगीम इसे अपनी नफरत की मार मारते वो अम्मा बी के नरम आंचल तले ही पनाह लिया करती थी। आज भी वो इन्हीं के पास आई थी और सारी बात हरफ बहरफ इन्हें बता दी थी।
अम्मा बी के सवाल पर निशाल के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। वो क्यों कुछ कहेंगे, मैं इनकी हूँ ही कौन। और फिर बुआ, इनको भी तो यही लगता है कि मेरी मामा गुनाहगार है। अम्मा बी, क्या मोहब्बत इतना ही बड़ा गुनाह है कि मोहब्बत के पीछे भागने वाला शख्स गुनाहगार ठहरता है। वो नम आंखों से इन्हें देखते हुए पूछ रही थी, जिनके लबों पर इनका सवाल सुनकर एक गहरी मुस्कुराहट लीगने लगी। मोहब्बत गुनाह नहीं है मेरी बेटी। मोहब्बत तो बड़ा खूबसूरत, नर्म और मुलायम जज्बा है जो पत्थर से पत्थर शख्स को भी पिघला कर रख देता है। मोहब्बत करना, किसी को चाहना गुनाह नहीं है, मगर इस चाहत में गलत कदम उठाना गुनाह है। मोहब्बत पाक हो तो आबे हयात होती है, नापाक हो तो गुनाह की धूप में मुरझा जाती है। अम्मा बी ने ठहर ठहर कर कहते हुए इसकी हैरान आंखों में झांका था। मोहब्बत नापाक कैसे हो जाती है, वो नासमझी से पूछ रही थी। अम्मा बी की आंखें इसके सवाल पर हैरान होने लगी। जब दो नामहरम मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे से रात की तारीकियों में मिलते हैं, जब एक बेटी अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर रात के सन्नाटों में घर से बाहर कदम निकाल लेती है, तो इसकी मोहब्बत नापाक हो जाती है। फिर मोहब्बत नहीं बचती, सिर्फ बदनामी बचती है, बेइज्जती बचती है, फिर इसका मुकद्दर जिल्लत बचता है। मोहब्बत तो चुपके से अपने पर समेट कर 9 तो 11 हो जाती है। अपनी बेटी, ऐसी बेटी अपने खानदान को खून के आंसू रुला देती है और फिर सारी जिंदगी खुद भी रोती रहती है। फिर इसके पास कुछ नहीं बचता बेटी, मोहब्बत को पाने के लिए। जब गलत तरीकाकार अपनाया जाए तो मोहब्बत गुनाह बन जाती है। ऐसा गुनाह जो खास तौर पर औरत से जिंदगी भर हिसाब लेता है। वो मोहब्बत पाने के लिए निकलती है, मगर अपनी इज्जत भी खो बैठती है। बोलते बोलते इनका गला रुंध गया था। वो दरपर्दा इसे इसकी माँ की कहानी सुना रही थी, ऐसी कहानी जो वो बचपन से सुनती आ रही थी। वो कहानी जो सुनाते सुनाते अम्मा भी हमेशा रो पड़ती थी। निशाल की आंखें भी अम्मा बी की आंखों के साथ साथ भीग रही थी। तो क्या मोहब्बत के नाम पर घर से भाग जाने वाली लड़कियां बदकिरदार होती हैं? अम्मा बी वो भराई हुई आवाज में पूछ रही थी। अपनी माँ के लिए लफ्ज़ बदकिरदार सुनना इसके लिए हमेशा से ही अजियतनाक था। वो चाहकर भी कभी अपनी माँ से नफरत नहीं कर पाई थी। घर से भागने वाली लड़की बदकिरदार नहीं, बेवकूफ़ होती है लड़की। हया, किरदार, शर्म, ये चीज़ें तो इसमें कूट कूट कर भरी थी। वो बदकिरदार नहीं थी, वो बहुत मासूम थी। वो इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया तुम्हारे बाप ने। वो खोई खोई सी बोल रही थी। जब आपको पता है मेरी माँ बेकसूर है, वो बदकिरदार नहीं, तो आप शाज़मा ममानी को क्यों नहीं बताती? अम्मा भी इन्हें कहे ना जाकर मेरी मामा मासूम थी, बेवकूफ़ थी। आप समझाएं ना जाकर ज़हीम को, बताएं इन्हें बी के मेरी मामा बदकिरदार नहीं थी। अम्मा भी मुझसे ज़हीम की नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दिल फटता है जब वो मेरी मामा के नाम पर उठकर चले जाते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। अम्मा भी कहते हुए वो इनके गोद में मुँह छुपाए सिसक रही थी। दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। अम्मा भी ने अपनी भीगी आंखें साफ करते हुए इसका सर थपका था। मैं मर जाऊंगी अम्मा भी, ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी रूह पर आबले पड़ चुके हैं, जख्म नासूर बनते जा रहे हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो कहीं जाए पनाह नहीं है अम्मा भी। मैं सांसों का बोझ उठाते उठाते थकने लगी हूँ। मैं मर क्यों नहीं जाती अम्मा भी, मैं मर क्यों नहीं जाती? तड़प कर बोलती वो इनका दिल चीर रही थी। इनकी सिसकियाँ इसको अजियत से दो चार कर रही थी। बस मेरी बच्ची बस, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो तुम्हारे सब दर्द चुनने का, सारी आजमाइशें ख़त्म कर देगा। मत रो, अल्लाह पर यकीन रखो। इसके घर देर ज़रूर है, देर नहीं। इसे अपने सीने से लगाते हुए वो खुद भी रोते हुए कह रही थी। निशाल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज फिर शाज़मा बेगम ने इसकी रूह पर लगे घाव उधेड़ डाले थे। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी और जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।